वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मैन टू मैन। कहानी की शुरुआत में एक बुरे आदमी को दिखाते हैं जो एक स्कूल बस में एक बच्चे को बंदी बना लेता है, लेकिन तभी पार्क नाम का एक मिलिट्री मैन स्नैपर गन के साथ उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बार बार हिल रहा होता है इसकी वजह से निशाना साधने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो भागकर बस के नजदीक जाकर उसके सर पे सीधा गोली मारकर उस लड़की को बचा लेता है और बाकी के मिलिट्री वाले उसको देखते रह जाते हैं। इसके बाद इंटरोगेशन रूम में एक ऑफिसर पार्क से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और इन सब का जवाब पार्क गलत गलत देता है। दोस्तों, वो अपनी उम्र 409 साल बताता है और कहता है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हाँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों, ऑफिसर पार्क की बातों को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे टेस्ट करते हैं। उन्हें ये तो पता है कि पार्क झूठ बोल रहा है, मगर वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता है कि लाई डिटेक्टर उसे सच मान लेता है। इससे ऑफिसर समझ जाते हैं कि पार्क बहुत ही पहुंची हुई चीज है। वो कहते हैं कि साउथ कोरिया में 3 टाइप के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। व्हाइट, जो पब्लिकली अपने रियल नेम के साथ ऑपरेट करते हैं। ब्लैक, जो गुमनाम होकर बिना किसी नाम के रहते हैं। और फिर आते हैं घोस्ट एजेंट, जो कि फेक आइडेंटिटीज के साथ बड़ी ही चालाकी से काम करते हैं। मैं तुम्हें इंटरनेशनली घोस्ट एजेंट की तरह काम करवाना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करना। वो भी कह देता है कि अरे आप बेफिक्र रहिए जनाब, मैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, आप दूसरों की बात कर रहे हो। अब अगले सीन में पार्क का नाम और पहचान बदलकर कभी इटली तो कभी जर्मनी में मिशन पे भेज दिया जाता है उसको। अगले मिशन में दोस्तों उसे 65 साल के लिबर्ट, जो कि जीबी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है, उसकी जानकारी निकालने के लिए भेजा जाता है। और उस तक पहुंचने के लिए पार्क लिबर्ट की बेटी अना तक पहले पहुंचता है, जो कि सिर्फ 21 साल की है और वो अभी पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में। उससे पार्क उसका प्रोफेसर बनकर मिलता है और पहली मुलाकात में वो अना को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आती है। जिसके बाद अना के डैड समझ जाते हैं कि पार्क कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्क को जेल में भिजवा देता है दोस्तों, जहाँ पहले से रहने वाले कुछ रशियन सोल्जर्स कैदी उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी फाइटिंग स्किल्स के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसके बाद दोस्तों वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद ये जेल से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद पार्क कहता है कि जो भी ये अंडरकवर मिशन होते हैं, इसमें काम करने से ज्यादा ये मैटर करता है कि हमने काम को खत्म किस तरीके से किया है। औरतों की सिंपैथी बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा काम की चीज होती है, पता है। लेकिन अगर उसी औरत को उसके लवर से धोखा मिल जाए तो उसका गुस्सा टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए मुझे अना की लाइफ से इस तरह निकलना होगा कि वो कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, वो एक दिन अना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अभी अना रोड के उस पार होती है और पार्क दूसरी साइड पर अपनी कार में होता है। वहीं पर वो उसकी आंखों के सामने अपनी कार को ब्लास्ट करवा देता है दोस्तों, जिससे बेचारी अना को लगता है कि पार्क मर चुका है, मगर वो तो बच निकला था। दरअसल ये उसकी चाल होती है अना से पीछा छुड़ाने की। इसके बाद दोस्तों हमें स्कॉर्पियो नाम के एक सुपर विलन को दिखाया जाता है, जो कि शहर में तबाही मचा रहा होता है, मगर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो तो अपने सुपर पावर से सभी को उठा के दूर फेंक रहा होता है और यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आग वगैरह लगवा देता है। ओहो, फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हॉलीवुड की एक सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर है। और इस फिल्म में कोरिया के मूवी स्टार जेम्स को कास्ट किया गया है, जो कि पहला कोरियन स्टार है हॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म में काम करने वाला। इसलिए कोरिया की पब्लिक में उसका काफी क्रेज होता है और जेम्स अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने मैनेजर बेला को देता है दोस्तों, जिससे बेला खुशी के मारे फूली नहीं समाती और वो सबकी नजरों में छिपकर डांस करने लग जाती है, क्योंकि उसको इतनी खुशी जो होती है। अगली सुबह की बात है, जेम्स को उसका पीए जगाने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि आज उनकी एक फिल्म की शूटिंग है और अगर जेम्स टाइम पे नहीं उठा तो उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। काफी मिन्नतें करने के बाद जनाब जेम्स उठ जाते हैं दोस्तों और फिर उनके सामने ब्रेकफास्ट लाया जाता है। और जब जेम्स को पता चलता है कि उसकी फेवरेट जोंग्रो कॉफी सीधा जोंग्रो नाम की जगह से नहीं बल्कि उसकी लोकल ब्रांच से लाई गई है, तो वो बड़ा नाराज हो जाता है और जिद बैठ जाता है कि नहीं, मुझे तो जोंग्रो से लाई गई कॉफी ही चाहिए। पीए बताता है कि सर आज इसी कॉफी से काम चला लीजिए, कल मैं आपके लिए वहाँ से कॉफी मंगवा दूंगा। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता दोस्तों। वो तो कह देता है अपने पीए को, देखो मैं बिना कॉफी के ब्रेकफास्ट करूंगा ही नहीं, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा और शूटिंग के दौरान अगर मैं गिर गया तो मुझे कहीं चोट आ जाएगी और शूटिंग को और डिले होगा, देख लो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मेरी फेवरेट कॉफी ला कर दे ही दो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, चलेगा। इन्हीं सब चक्कर में दोस्तों इन्हें शूटिंग में पहुंचने में बड़ी लेट हो जाती है और वहां जाने के बाद जेम्स सारा ब्लेम अपने पीए पर ये कहकर डाल देता है कि ये शहर में नया आया है तो ये खो गया था, इसलिए लेट हो गई। बताओ यार, क्या बहाना दे रहा है ये। दोस्तों इससे पीए भी सोच लेता है कि भाई क्या अजीब आदमी है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं। आगे जेम्स एक दमदार फाइटिंग सीन को शूट करता है। दूसरी तरफ हमें एक सैम नाम का एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है दोस्तों। एक्चुअली सैम के डैड पॉलिटिक्स
पॉलिटिशियन थे जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। साथ ही सैम ने अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया होता है और इसी वजह से मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं। इसी बीच वहाँ पर सैम की वाइफ टेजा भी आ जाती है जो कि मिस कोरिया रह चुकी है दोस्तों। उसे अच्छे से पता है कि मीडिया वालों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आते ही सैम के गले लग जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कि सुनो, जब हमारा बेटा आए तो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस प्यार से गोद में उठा लेना। और दोस्तों सैम बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे पब्लिक में उसकी एक बहुत ही बढ़िया इमेज बन जाती है। अब रात की बात है, वो एक ओल्ड पॉलिटिशियन को अपने घर पे चाय पे बुलाता है। रात को चाय पे कोई बात नहीं, और उनसे अपनी मर्जी से इलेक्शन से हट जाने को कह देता है क्योंकि अब सैम इलेक्शन लड़ने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। मगर वो पॉलिटिशियन तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। तब सैम दोस्तों उन्हें क्या देता है पता होगा आपको, नोटों से भरा एक ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है और कहता है कि अभी तो पैसों का लालच दे रहा हूँ, अगर आप नहीं माने तो मैं आपकी बेटी की जान भी ले सकता हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा आपके लिए। और मुझे अच्छे से पता है कि वो कहाँ भी रहती है आपकी बेटी, समझ गए, उसका किसके साथ उठना बैठना है, सारी डिटेल्स मुझे पता है। क्या था दोस्तों, बेटी के चक्कर में पॉलिटिशियन डर कर उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेता है। तब वो कहता है कि अरे कैसे हो आप, आपको इतना नहीं पता कि आजकल घूस लेते वक्त लोग वीडियो बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों उसने पहले से एक हिडन कैमरा लगा के रखा हुआ था। अब वो उसी वीडियो को दिखाकर पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करता है और बिना पैसे दिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक देता है। बताओ, पैसे भी गए, इलेक्शन भी गया। इसके बाद सीन वापस से पार्क पर शिफ्ट होता है दोस्तों। अरे पार्क को भूल तो नहीं गए आप, वो एक पार्क में होता है जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल ब्लैक लैश ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और अपना टैटू दिखाती है। उसमें 0906 नंबर को पार्क नोटिस कर लेता है। फिर जब वो ड्रिंक करने के लिए अपनी बोतल उठाता है तो भी उसमें वो सेम नंबर दिखाई देता है दोस्तों। इतना ही नहीं, उसके होटल रूम के विंडो ग्लास पे भी 0906 लिखा हुआ होता है। इसी बीच वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक आदमी आता है जो कि NIS का एक एजेंट था। वो यहाँ पार्क को उसका अगला मिशन देने के लाया होता है। वो उसे एक टैब देते हुए कहता है कि सुनो, हमारा एजेंट यून कहीं गायब हो गया है। उसने लास्ट मैसेज में लिखा था कंटेनर 8675 टू इंशोन अक्टूबर 4th 10 वुड कार्विंग। हमने उस कंटेनर की तलाश की और हमें पता चला है कि फर्स्ट वुड कार्विंग रशियन चेयरमैन विक्टर के घर पर है, मगर उसके घर की लोकेशन किसी को नहीं पता। इधर दोस्तों जेम्स की बड़ी रोमांटिक शूटिंग चल रही होती है। किचन का सीन होता है। जेम्स एक ऑफिसर है यहाँ पर जो अभी अभी घर पर आया है और अपनी वाइफ को किस करता है। पर जेम्स दोस्तों उसे सच में किस करने के बजाय बस नाटक करता है और फिर जब उसे सच में किस करने को कहा जाता है ना, तो वो अपना बॉडी डबल यूज करने को कहता है, जिससे शूटिंग क्रू को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ यार, किस भी नहीं कर पा रहा है जबकि इसके लिए सभी तरसते हैं और इसने सारे फाइटिंग सीन खुद किए हैं। लेकिन अब किसी की बात आ रही है तो बॉडी डबल की बात कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेम्स बताता है कि एक्चुअली मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। इससे एक्ट्रेस को भी बड़ा अजीब लगता है। वो शूटिंग के बाद अकेले में जेम्स से मिलती है और कहती है, मैं समझ गई आपने मुझे किस क्यों नहीं किया, दरअसल आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं मुझे लगता है। और तभी अचानक से जेम्स उसे किस कर लेता है दोस्तों और कहता है मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन किस करने पे परहेज करता हूँ, ऑफ स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद वो अपने आगे का कार्यक्रम करने के लिए एक्ट्रेस को अपनी कार में लेकर जाता है जहाँ काफी रोमांटिक माहौल बन चुका होता है। बात आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी जेम्स को उसकी मैनेजर बेला का कॉल आ जाता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो भी कह देता है कि मैं तो डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो भी कह देती है ठीक है अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। मगर दोस्तों अचानक जेम्स को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। तभी उनकी कार हवा में उठने लग जाती है। अरे कौन उठा रहा है इसको? अरे इसको तो मैनेजर बेला एक क्रेन की मदद से उठा रही होती है। फिर वो कहती है कि ये है आपके डायरेक्टर हैंक, वाह इन्होंने तो कुछ ही घंटों में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। जेम्स मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और तब वो एक्ट्रेस पूछती है कि अरे ये मैनेजर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहता है नहीं, वो मैनेजर बनने से पहले मेरी फैन थी, इसलिए वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों अब इन दोनों को बुरी तरह से डराने के बाद बेला जेम्स को अपनी कार में बड़ी तेज स्पीड में लेकर जा रही होती है। इतनी तेज स्पीड में जेम्स को डर लग जाता है बहुत ज्यादा। पर जब तक वो सच कबूल नहीं करता कि हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, तब तक दोस्तों बेला गाड़ी नहीं रोकती और आखिर में वो बस इतना ही कहती है, तुम जैसे बड़े स्टार को डेटिंग करने का कोई हक नहीं है। हम जैसे फैंस का प्यार तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, तुम्हें औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लगता है दोस्तों बेला के अपने ही अलग विचार हैं। इसके बाद एक बंदा जेम्स को चेयरमैन विक्टर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है, जिसमें पहले तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। पर जब उसे पता चलता है कि वो फोर्ब्स के 30 रिचेस्ट मैन अलाइव के अंडर आता है, यानी वो बेहद अमीर है
और उसके नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी में पैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो जेम्स तुरंत मान जाता है। और दोस्तों, इनकी इस मीटिंग में पार्क नजर रखे हुए था। वो एक कैमरा से जेम्स की फोटो भी क्लिक कर देता है और ये चीज बेला नोटिस कर लेती है। वो आकर पार्क को खूब सुनाती है कि माना कि जेम्स एक स्टार है और तुम पेपराजी हो, मगर ऐसे ही तुम कहीं भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर सकते। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। तो वो पार्क से उसका कैमरा छीनकर सारे फोटोज डिलीट कर देती है। इस दौरान दोस्तों वो कैमरा में अपनी भी कुछ फोटोज देखकर पूछती है कि ओ, मेरी फोटो क्यों खींच के रखी है तुमने? तो वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अरे आप इतने खूबसूरत जो हैं। तो दोस्तों बेला भी अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि उसे पार्क बड़ा अजीब लग रहा था। क्या पता कल वो कोई क्राइम कर दे तो पुलिस को दिखाने के लिए फोटो तो होनी चाहिए। मगर बेला की फ्रेंड उससे कहती है कि अरे यार, ये बंदा कितना हैंडसम और चार्मिंग है, इसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया और तुमने उसे डांट दिया। अरे तुम्हें तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब अगले दिन दोस्तों पार्क ना शूटिंग लोकेशन पे आता है और वहाँ मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए उनकी चीजों पे हाथ साफ करता है। ये चीज बेला काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसे सबके सामने कॉल आउट करती है। तब वो कहता है कि देखा आपने इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कितनी बेकार रखी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है इनको तो। एंड दोस्तों इस चीज से जेम्स काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। पर अगले दिन जेम्स जागने में फिर ड्रामा करता है। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक और मिल जाता है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो अपने पीए पर भड़क जाता है कि क्या है ये। वो उसे मारता भी है दोस्तों। पर क्या है ना, ये चीजें पार्क से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि आपको सेफली और टाइम से शूटिंग पे पहुंचना है ना, तो चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। दोस्तों वो जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर दौड़ते हुए उसे पास के मेट्रो स्टेशन पे लेकर जाता है और फिर यहाँ से उसे मेट्रो से शूटिंग लोकेशन पे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जेम्स को उस पर बड़ा गुस्सा होता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मुझे पहचान लेंगे तो। मगर दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब इससे जेम्स को थोड़ा इंसल्ट फील होती है यहाँ पर। तो देखिए वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पार्क पे चिल्लाने लग जाता है और इस वजह से पब्लिक उसको पहचान लेती है और उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने आती है, जिससे जेम्स बड़ा खुश हो जाता है। आखिर एक स्टार को और चाहिए क्या। लेकिन जब बेला शूटिंग लोकेशन पे पहुंचती है तो पार्क को बहुत झाड़ती है कि तुम जेम्स को ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें पता भी है कि पब्लिक एरिया में क्या क्या हो सकता है, उन्हें कुछ हो जाता तो। अब दोस्तों बेला को तो लगता है कि जेम्स भी काफी गुस्से में होगा पार्क के इस बिहेवियर को देखकर, मगर वो तो पार्क की खातिरदारी करने में बिजी होता है। दरअसल जब मेट्रो में लोगों ने जेम्स के साथ सेल्फीज पोस्ट की तो वो ट्रेंड करने लगा। वैसे ट्रेंडिंग में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, काफी पीआर करवानी पड़ती है, मगर यहाँ तो देखिए फ्री में ट्रेंड करने लग गया वो। किसकी वजह से? पार्क की वजह से। और इसी खुशी में जेम्स आज जी भर के चिकन खाना चाहता है, मगर बेला मना करते हुए कहती है कि नहीं, अभी आपकी डाइटिंग चल रही है, अभी ये सब नहीं मिल सकता आपको। इसलिए जेम्स रात में चुपके से चिकन खाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो खाने वाला होता है वहाँ पर बेला आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे डर कर वो हाथों से ड्रमस्टिक लेकर भागने लगता है। दोनों खाली रोड में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसके बाद पार्क जेम्स का हाथ पकड़कर एक पतली सी गली में खींच लेता है। दरअसल वो जेम्स को बेला से बचाने ही आया था, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम ही तो यही होता है। अब उसके सामने जेम्स तो बच्चों की तरह मुंह बनाता है और कहता है कि प्लीज एक बाइट खाने दो ना। पार्क मान जाता है, मगर जेम्स इतना बड़ा मुंह खोलता है जैसे वो एक ही बाइट में पूरा ड्रमस्टिक खा लेगा, इसलिए वो उसको रोकता है कि तभी बेला भी दोस्तों इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। बस जेम्स की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, भाई कैसी मैनेजर रखी हुई है इतनी खतरनाक। पर तभी वो नोटिस करता है कि भागने की वजह से बेला के पैरों में मोच आ गई है, इसलिए दोस्तों वो माफी मांगता है कि अरे मेरी वजह से क्या हो गया, और फिर वो अपने कंधे पर उठाकर उसको घर लेकर जाता है। बेला तो यहाँ पिघल जाती है पूरी तरह। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग्रेसमैन किम भी वुड कार्विंग के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। वो अपने एक एजेंट को उसे ढूंढने का काम सौंपता है। वहीं सैम को किसी तरह पता चल जाता है कि उसकी वाइफ टीजा जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अभी भी उसे पसंद करती है। वो उसकी फिल्म्स को कई बार देखा करती है दोस्तों, जिससे सैम को बड़ा जेलसी फील होता है और वो अपने एक आदमी को जेम्स का काम तमाम करने का जिम्मा सौंपता है। अगले दिन पार्क की नजर एक अनजान लड़के पर पड़ती है, जो कि जेम्स की कार के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा होता है। जेम्स उसी कार में बैठ जाता है क्योंकि आज उसने इसी कार से एक्शन करना था। पर यहाँ पार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उसके पास तो जाना चाहता है, मगर बेला उसे अपनी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। तभी जेम्स वॉकी टॉकी से बताता है कि मेरी कार का हैंडल और ब्रेक दोनों काम नहीं कर रहा। एंड ये सुनते ही पार्क पास में रखी पुलिस की कार से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में बेला भी उसकी कार में बैठ जाती है। जेम्स को तो लगता है कि मौत मेरी बहुत ही नजदीक है। वो कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर आगे तो रोड ही खत्म होने वाली है। पार्क अपनी कार को आगे लेकर जाकर रोकता है, जिससे जेम्स की कार उसकी कार से टकरा जाती है।
और वो बेहोश हो चुका होता है। मगर पार्क की कार एकदम किनारे पहुंचती है। अगर थोड़ा सा भी कार और आगे बढ़ती दोस्तों, बस गया था खाई में। पर थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। फिर पार्क अपनी कार के सामने वाले शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है और जाकर सीधे जेम्स की नर्व चेक करता है। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। जेम्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ टेंशन की वजह से बेला को चक्कर आ जाते हैं। तब पार्क उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है कि सब सही हो जाएगा। फिर दोस्तों उसको भी पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूसरी ओर जब सैम को जेम्स के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ टीजा से कहता है कि देखो, अगली फिल्म में तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी जेम्स को ही कास्ट करने वाली थी ना, तो अब तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम क्या करोगी बताओ। इस पे टीजा कहती है कि अरे हम किसी दूसरे टॉप एक्टर को हायर करेंगे और क्या। दोस्तों यहाँ वो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है, मगर अकेले में वो जेम्स के टीम मेंबर को कॉल करके उसका पूरा हालचाल पूछती है कि वो कैसा है। एंड वहीं हॉस्पिटल में जेम्स को अपने पास्ट का सपना आता है जब उसका ऐसे ही एक कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसे न्यूज से पता चला था कि टीजा ने सैम के साथ एंगेजमेंट कर ली, जिससे दोस्तों उस समय जेम्स का दिल टूट गया था। उसने टीजा को कॉल भी किया, पर वो सैम से शादी करके जेम्स के साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार बैठी थी। और अब प्रेजेंट में रिकवर होने के बाद जेम्स जब घर आता है तो वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी तो मेरा जिंदा रहना है, तभी बाकी का काम कर पाऊंगा ना। फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि देखो, मुझे अब पार्क हमेशा अपने साथ चाहिए, उसे ठीक वैसे ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो। हालांकि दोस्तों जेम्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मगर जैसे उसकी टीम वाले उसे काम शुरू करने को कहते हैं तो वो सर चक्कर आने का बहाना करके सोने चला जाता है। और जब डायरेक्टर भी उसे काम पे चलने को कहता है तो वो कह देता है कि अरे अभी मुझे कुछ महीने और रेस्ट करना है, प्लीज आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, वरना कोई और एक्टर देख लीजिए। फिर दोस्तों पार्क को पता चलता है कि काम न करने के चक्कर में जेम्स रशिया से जो इनविटेशन आया था वहां जाने के लिए भी कैंसिल कर रहा है। तो पार्क परेशान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जेम्स के चक्कर में ही वो रशिया जा पाने वाला था। अब NIS का एक ऑफिसर टीजा का फ्रेंड होता है, तो वो उसे बता देता है कि जेम्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। हमने उस लड़के की जांच भी की जिसने जेम्स की कार के साथ छेड़छाड़ किया था, पर कुछ पता नहीं चल पाया। वो लड़का भी घोस्ट एजेंट की तरह जैसे कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों पार्क को दिखाते हैं, वो जेम्स को थोड़ा समझाता बुझाता है और उसकी बात मानकर वो रशिया जाने को तैयार होता है। अगले सीन में ये रशिया में होते हैं। पार्टी में जाने के लिए बेला बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है, व्हाइट वाली। इसको देखकर पार्क उसको देखता ही रह जाता है। जेम्स भी बेला की काफी तारीफ करता है और फिर ये तीनों विक्टर की भेजी हुई कार में बैठकर उसके महल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर ही इनका फोन जमा कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, मगर फिर भी पार्क अपने नेक पे एक छोटा सा हिडन कैमरा अंदर लेकर जाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से NIS ऑफिसर भी पार्टी में जो हो रहा था वो सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ वैसे कई सारे गेस्ट आए होते हैं, इनमें टीजा और उसका हस्बैंड सैम भी होते हैं। इसी वजह से दोस्तों जेम्स थोड़ा अपसेट हो जाता है टीजा को देखकर। कुछ देर में चेयरमैन विक्टर भी पार्टी में आ जाता है। वो जेम्स से काफी अच्छे से मिलता है क्योंकि वो जेम्स का बड़ा फैन था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पार्क को अपनी प्लानिंग याद आ जाती है। बर्थडे सॉन्ग 4 मिनट का होने वाला है और इन 4 मिनट तक लाइट्स ऑफ रहने वाली है। एंड इसी दौरान पार्क को विक्टर के सीक्रेट रूम से वुड कार्विंग चोरी करनी है। पर दोस्तों इससे पहले विक्टर जेम्स को अपना सीक्रेट रूम दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जेम्स से रिलेटेड चीजें उसने रखी हुई है। मगर जेम्स अकेले वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं, वो मेरे साथ रहेगा और वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा सोलमेट है, इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपको प्लीज मेरे साथ इसको भी अंदर जाने की परमिशन देनी होगी। विक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है दोस्तों। फिर वो अपने कुछ आदमियों जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ पर पार्क की नजर लकड़ी की एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है और तभी लाइट्स भी कट, जिसके बाद सभी घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। ओहो, सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जब पार्क लिबर्ट की वजह से जेल में गया था तब उसकी मुलाकात वहाँ पर एक रशियन सोल्जर पेट्रोव से हुई थी। और पता है उसने क्या किया, उस रशियन सोल्जर के साथ हाथ मिला दिया और पेट्रोव ने ही अपने EMP ड्रोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से विक्टर के मैंशन का पावर सप्लाई कट कर दिया था, इसलिए लास्ट एपिसोड में लाइट चली गई थी। अब इससे विक्टर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक साथ पूरे मैंशन की लाइट कैसे जा सकती है। तो वो अपने आदमी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है और खुद अपने गेस्ट को अटेंड करने चाहता है, जहाँ दोस्तों एक छोटा सा बच्चा बर्थडे सॉन्ग गाता है और गेस्ट कैंडल्स की लाइट में बर्थडे सॉन्ग खत्म होने के बाद केक कट होने के इंतजार में होते हैं। तभी चुपके से पार्क पीछे घसीटते हुए पार्टी से निकलकर वापस सीक्रेट रूम की तरफ जाता है। एंड उसने तो नाइट विजन्स लगा के रखे होते हैं जिससे उसे अंधेरे में भी दिखाई दे रहा होता है। पर दोस्तों कुछ दूरी पर गार्ड्स तैनात होते हैं
अब कुछ गार्ड से बचकर तो कुछ को मारकर बड़ी सावधानी से वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है। वहां से वो ग्लास तोड़कर वुड कार्विंग को लेने में कामयाब भी हो जाता है। पर तभी जेम्स नोटिस करता है कि पार्क यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया। वो बेला से पूछता है कि पार्क कहाँ पर गया, तो बेला कहती है कहाँ गया, अभी तो यही था, रुको मैं उसको देख कर आती हूँ। दूसरी ओर पार्क उस वुड कार्विंग को एक कपड़े के बैग में डालकर बालकनी की रेलिंग पर रख देता है, जहाँ से एनआईएस ऑफिसर उसे एक ड्रोन की मदद से लेकर भाग जाता है। मगर कुछ गार्ड्स की नजर पार्क पे पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी पार्क को बेला मिल जाती है टाइम पर और वो उसके साथ ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसे किस कर रहा हो, जिससे गार्ड समझ जाते हैं कि अच्छा ये दोनों किस करने के लिए पार्टी से दूर आए हैं, कोई बात नहीं, कर रहे दो। दोस्तों यहाँ पर तो बेला की धड़कनें बड़ी तेज हो गई होती है। गार्ड्स के जाते ही पार्क बेला से कहता है कि अभी जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज। एंड फिर वो दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं दोस्तों, जहाँ बर्थडे केक कट होता है। पार्टी के बाद जेम्स काफी थक गया होता है, इसलिए वो अपने होटल रूम में सोने जाता है। लेकिन दोस्तों बेला के दिमाग में अभी भी वो सारा किस वाला सीन चल रहा होता है और इसके बारे में वो पार्क से बात करना चाहती है। मगर पार्क कहता है कि देखो मैंने कहा था उसे भूल जाना। मगर बेला को दोस्तों इसके पीछे का रीजन जानना होता है। तभी पार्क कुछ भी बोल देता है कि अरे पार्टी में तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी और मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बहक गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों इससे बेला का दिल तो और जोरों से धड़कने लग जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब अगले सीन में पार्क और जेम्स की टीम वापस कोरिया जाती है, जहाँ पार्क उस वुड कार्विंग को अच्छे से चेक करता है तो कंप्यूटर में स्कैनिंग के जरिए उसे पता चल जाता है कि ये स्टैचू तो अंदर से खोखली है, जिससे दोस्तों ये पार्क को एक टाइम कैप्सूल की तरह लगता है, जिसके अंदर जरूर कुछ न कुछ छिपा कर पक्का रखा होगा। और सच में उसे खोलने पर उसके अंदर से उसको एक चाबी का टुकड़ा मिलता है दोस्तों, और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये चाबी का सिर्फ एक टुकड़ा है और बाकी के 2 वुड कार्विंग के अंदर जो टुकड़े होंगे उन्हें मिलाने के बाद ये चाबी कंप्लीट हो जाएगी। और अब पार्क को एनआईएस ऑफिसर से पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग थाईलैंड के रॉयल फैमिली के पास है। ये सुनकर पार्क थोड़ा खुश होता है क्योंकि थाईलैंड में ठंड नहीं होती। और अब वो कहता है कि कल ही मुझे जेम्स की लाइफ से हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। पर दोस्तों इस बार वो बाकी के पैतरे नहीं आजमा सकता क्योंकि कोरिया में कानून बड़ा सख्त है। मतलब वो पहले की तरह कार ब्लास्ट या कार एक्सीडेंट नहीं कर सकता। उसे इस बार सिंपली रिजाइन करके निकलना होगा तमीज से। पर पार्क जानता है कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। दूसरी ओर दोस्तों बेला करवटें बदल रही होती है क्योंकि उसके दिमाग से वो मूवमेंट जा ही नहीं रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को भी ये बात बताती है और कहती है मैं तो पार्क को पसंद भी नहीं करती, मैं सिर्फ जेम्स की दीवानी हूँ। फिर मेरे दिमाग में बार बार ये पार्क क्यों आ रहा है? और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पार्क से प्यार हो गया है और क्या। मगर दोस्तों ये चीज बेला एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। तो अगले दिन पार्क अपना चाल चलन शुरू करता है। वो सबके सामने इतनी अकड़ से बिहेव करता है कि लोग उससे नफरत करने लगे। जैसे दोस्तों वो शूटिंग के वक्त जाकर आराम से जेम्स के चेयर पर बैठ जाता है और जब जेम्स उसे टोकता है तो वो भी उठने से मना कर देता है। पर जेम्स तो उसे अपना छोटा भाई मानता है, इसलिए कुछ कहता ही नहीं। पर जब यही काम उसका पीए करना चाहता है दोस्तों तो वो उसकी पिटाई कर देता है। और सुबह से लेकर रात तक पार्क इसी तरह बिहेव करता है ताकि लोग उससे नफरत करने लग जाए और उसे निकाल दे काम से। रात में बेला अकेले में उससे कहती है कि सुनो, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो पर मैं तुम्हें उस नजर से देखती नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सारी बातों को भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। और दोस्तों तभी पार्क अपने मन में सोचता है कि तू गलत सोच रही है बहन, मेरे मिशन में तू मायने भी नहीं रखती। अगले दिन दोस्तों वो जेम्स से कह देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब से क्विट करना चाहता हूँ। जेम्स तो ये सुनकर भड़क जाता है कि यार ये क्या कह रहे हो तुम, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो और क्या, ये काम छोड़ने का क्या मतलब है। दूसरी ओर दोस्तों 2 एनआईएस मैनेजर की बातों से हमें पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग को प्रिंसेस ने सेल के लिए ब्लैक ऑक्शन में डाल दिया है और ब्लैक ऑक्शन में केवल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मेंबरशिप का कार्ड एजेंट यून के पास भी होता है दोस्तों। एजेंट यून कौन है आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी वो मेंबरशिप गोल्ड फिंगर नाम के उसके खबरी के पास होगी, ऐसा इनको लगता है एनआईएस एजेंट को। वही हम दोस्तों बेला को प्रिजन में देखते हैं जहां वो अपने बाप से मिलने के लिए आई होती है। उसने उनके कहने के मुताबिक पैसे जमा करवा दिए थे जिसकी मदद से वो जेल में अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। इसलिए दोस्तों उसके डैड बड़े खुश होते हैं और वो बेला की काफी तारीफ भी करते हैं कि तुम पहले से बड़ी खूबसूरत हो गई हो बेटा, और अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। बेला उन्हें अपनी बकवास बंद करने को कहती है कि चुप रहो, और साथ ही ये भी कह देती है कि मैं ये आखिरी बार पैसे जमा करवा रही हूँ, इसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा। फिर वो जेम्स के पास जाती है जो अपने रूम में चादर ओढ़कर मस्त सोया होता है। बेला को तो लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, मगर वो कहता है कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर पार्क की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि दिखने में वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था, पर हाँ उसने काम से रिजाइन भी कर दिया है, पता नहीं क्यों। और तब बेला सोचती है कि पार्क प्यार का मरीज बन चुका है और अब उसे मैं ही काम छोड़ने से रोक सकती हूँ। तो वो तुरंत ही पार्क के घर पहुंच जाती है दोस्तों। वहाँ उसको देखकर पहले तो बड़ा शॉक हो जाता है, फिर दोनों कैफे में जाकर बात करते हैं।
एंड यहाँ पार्क रियलाइज करता है कि बेला कुछ ज्यादा ही चिपकू बन रही है और अब उसे उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी बातें वो मन में सोच रहा होता है क्योंकि उससे बेला में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या था, बेला की बुराई करना शुरू कर देता है, उसको डांटता है और कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। उस रात पार्टी में जो हुआ वो मेरा एक मिशन था, मुझसे गलती हो गई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और वैसे भी मैं तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। दोस्तों पार्क का ये रूप देखकर बेला बड़ी उदास हो जाती है। पार्क भी अपने एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है और बेला बेचारी रो रही होती है। तभी NIS मैनेजर पार्क को कॉल करके कहता है कि सुनो, तुम्हें सेकंड वुड कार्विंग के लिए अपनी बॉडीगार्ड वाली इमेज को ही मेंटेन करना होगा। ये सुनकर पार्क तो डर जाता है क्योंकि उसने बेला, जेम्स और उसकी टीम को बहुत ही हर्ट किया था और अब वो उसे दोबारा काम पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये उसकी समझ से बाहर होता है। दोस्तों तभी वो पलटकर पीछे देखता है, उदास बेला बाहर आ रही होती है। दोस्तों वो तो बिना वक्त गवाए उसे जाकर किस कर देता है। बेला उसको पीछे धक्का देती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहते हैं अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे उस गलती का एहसास हो चुका है, असल में मैं तुमसे झूठ कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाह कर भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों बेला उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है जिससे पार्क को थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर वो गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि देखो जो है सो है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मान लो, मुझे अपना लो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ नहीं, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता कभी भी, इसलिए प्लीज कल से सब कुछ वैसा ही स्टार्ट करते हैं जैसा पहले था। मेरी रिजाइन वाली बात उसे भूल जाओ। अच्छा ठीक है फिर कल काम पे मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। दोस्तों और बेला बिल्कुल शॉक्ड होती है कि ये आदमी है कि क्या है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, क्या चलता है इसके दिमाग में। अगले सीन में दोस्तों NIS मैनेजर पार्क को एक रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि यही रिंग ब्लैक ऑक्शन में एंट्री के लिए चाहिए और ये रिंग फिलहाल गोल्ड फिंगर के पास है और गोल्ड फिंगर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों बेला के डैड हैं जो कि अभी जेल में है और उन्होंने वो रिंग अपनी डॉटर बेला को दे दी है। यानी रिंग निकलवाने के लिए उसे अब बेला को सेड्यूस करना होगा, मगर दिक्कत तो यह है कि बेला उसे ब्यूटीफुल लगती ही नहीं। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन वो उसे सुबह सुबह कॉल कर देता है और गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल कह जाता है। वो बताता है कि आज मौसम काफी सर्द है, इसीलिए अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना, जिससे बेला बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये हो क्या गया इसको, इसे मुझ पर इतना प्यार अचानक कहां से आ गया। दूसरी ओर दोस्तों पार्क जेम्स के पास जाता है जो सोया हुआ है और वो अपने PA के जगाने के बाद भी नहीं जाग रहा होता है, पर जैसे वो पार्क की आवाज को सुनता है ना तो उठकर बैठ जाता है और वो तो खुशी के मारे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर बेला आकर क्लियरली कह देती है कि सुनो, आज से मुझसे 1 मीटर की दूरी मेंटेन करना क्योंकि तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं रहता कभी भी। दोस्तों आज मौसम सच में काफी सर्द होता है तो पार्क बेला को कॉफी के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे रात में कॉफी डेट पे चलने के लिए कहता है। अब रात में बेला जेम्स के घर पर उसके साथ एडवर्टीजमेंट डिटेल्स से रिलेटेड बातें कर रही होती है। तभी पार्क उसे मैसेज करके पूछने लगता है कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, अरे हमारे प्लान का क्या हुआ रात को मिलने वाला। और ये सारी चीज जेम्स नोटिस कर लेता है और उसे टीज करने लगता है। तब वो कहती है नहीं, पार्क तो मुझे बस काम से रिलेटेड बातें पूछ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों हम पार्क को बेला के घर पर वो ब्लैक ऑक्शन रिंग को ढूंढते हुए देखते हैं और वो मैसेज करके बेला को एंगेज रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जल्दी घर पर ना आ जाए, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो रिंग नहीं मिलती। तभी जेम्स पार्क को कॉल करके डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है ताकि वो उससे पूछ पाए कि उसका और बेला का क्या चल रहा है। अब रेस्टोरेंट में एक बच्चा जो कि जेम्स का बड़ा फैन होता है वो आकर उससे काफी क्यूट बातें करता है, उसकी ऑटोग्राफ और फोटोज भी मांगता है जो कि जेम्स बड़ी खुशी से उसको दे देता है। तभी उस बच्चे की मॉम दोस्तों वहां पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीजा का है। बताओ यार। तो वो अपने बेटे को कह देती है कि घर जाने के बाद इस जेम्स की बातें अपने पापा को मत बताना। अब दोस्तों जेम्स पार्क से उसके और बेला के रिलेशन के बारे में पूछता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या। वो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, हम तो बस कॉलिग्स हैं और ऐसे ही बात करते रहते हैं काम की। दोस्तों मस्ती वाले मूड से अचानक जेम्स सीरियस हो जाता है, कहता है कि माना मैं तुम्हें भाई मानता हूँ मगर बेला भी मेरे लिए बहुत खास है समझे, इसलिए अगर तुमने उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात का। दूसरी ओर बेला के दिमाग में पार्क 24/7 रूल कर रहा होता है दोस्तों, वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं करती। अगले दिन NIS मैनेजर फर्स्ट वुड ग्रेविंग को NIS के हवाले करने जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार पे कांग्रेसमैन किम का एजेंट स्नाइपर गन से शूट कर देता है, मगर कार तो बुलेट प्रूफ होती है, वो बच जाते हैं। तभी अचानक पार्क उस एजेंट को शूट करके जख्मी कर देता है। इसी बीच बेला पार्क को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती भी है। पार्क दोस्तों एक बार कॉल कट कर देता है
पर वो फिर से कॉल करती है। तब वो कहता है कि देखो मैं अभी हंटिंग पे हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद वो उस एजेंट को पकड़ने जाता है, मगर वो तो ऑयल के डिब्बों पे शूट करके छोटा सा ब्लास्ट करवा के वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पर पार्क पहचान जाता है कि इसी एजेंट ने जेम्स की कार का एक्सीडेंट करवाया था। दोस्तों एक चीज पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो कांग्रेसमैन किम था उसने वुड कार्विंग को पाने के लिए एक एजेंट को भेजा था। तो यहाँ पर सैम ये रिवील करता है कि कांग्रेसमैन किम ने जो एजेंट वुड कार्विंग पाने के लिए सेट किया था उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। दरअसल वो एजेंट पहले देश के लिए काम करता था, पर फिर उसने धोखा दिया और अब उसने कांग्रेसमैन किम को भी धोखा दे दिया है। दूसरी ओर काम खत्म करके पार्क बेला से मिलने जाता है। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से बेला का दिल जीत जाता है दोस्तों, जिसके बाद तो वो खुद इस बार पार्क को किस कर देती है। पर तभी बेला के डैड उसे कॉल करते हैं और बताते हैं मैं जेल से रिहा हो गया हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटी। इसलिए बेला पार्क के साथ उनसे मिलने चली जाती है। वो जेल से रिहा होकर बड़े खुश होते हैं, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि पार्क उनकी डॉटर को डेट कर रहा है तो वो उसे अपना दामाद कहकर उसके गले पड़ जाते हैं दोस्तों। उनसे मिलकर तो पार्क समझ जाता है कि बेला के डैड को जरूर NIS नहीं रिलीज करवाया होगा ताकि मैं ब्लैक ऑक्शन रिंग तक पहुंच पाऊं। इसलिए वो बेला के डैड के साथ बहुत ही तमीज के साथ पेश आता है। अब दोस्तों यहाँ भी बेला के डैड उससे पूछते हैं कि सुनो बेटी, मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो तुम्हारे पास ही है ना, कहीं फेंक तो नहीं दिया तुमने उसे। घर जाने के बाद दोस्तों वो पार्क से मैसेज में क्यूट बातें करती है एंड अगले दिन तो देखिए वो बहुत ही अलग तरीके से तैयार होकर आ जाती है। पार्क उसे ऑफिस के बाहर मिल जाता है क्योंकि वो उसका इंतजार कर ही रहा था। उसकी वो बड़ी तारीफ करता है कि तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ बेला कहती है कि सुनो हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले, ध्यान रखना, बाकी लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। इसलिए वो मान जाता है और अंदर जब बाकी के लोग बेला के इस न्यू लुक की बड़ी तारीफ करते हैं, उससे पूछते भी है कि इतनी बन ठन कर कहाँ किसके लिए आई हो, तो वो शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। और तब जेम्स इस पे पार्क की राय जानना चाहता है दोस्तों। यहाँ पार्क जी भर के बेला की बुराई करते हुए कहता है कि नहीं वो तो मेरे टाइप की है ही नहीं, जिससे बेला को थोड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन अकेले में पार्क को बता भी देती है कि मेरी एक्टिंग कैसे लगी वहाँ पर, जब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे तो मैं ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होगा, ताकि बाकी लोग हमारे बारे में बात ना करें, बस इसीलिए। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि NIS का एक एजेंट उस बुरे एजेंट से मिला हुआ है दोस्तों। ये बुरा एजेंट कौन है आपको पता चल जाएगा एंड यही सारी खबर इधर से उधर कर रहा है, इसीलिए अब उसे भी गोल्ड फिंगर के पास ब्लैक ऑक्शन रिंग होने की बात पता चल गई है। और दोस्तों इधर गोल्ड फिंगर भी अपनी बेटी के घर पर उस रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। अरे गोल्ड फिंगर पता है ना कौन, बेला का पापा। तभी वो पार्क को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि देखो तुम और बेला एक दूसरे के लिए काफी सीरियस लग रहे हो, क्या तुम दोनों ने रिंग सेरेमनी वगैरह कुछ की है क्या आज तक। इससे दोस्तों पार्क समझ जाता है कि जरूर बुढ़ाऊ ये जानना चाह रहा है कि कहीं मेरे पास वो रिंग तो नहीं है। दोस्तों वो साफ इनकार कर देता है, नहीं हमने तो कोई रिंग सेरेमनी की ही नहीं। इधर बेला को जेम्स बड़े भाई के नाते समझा रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ कि पार्क बहुत ही अच्छा लड़का है, पर वो है तो एक लड़का ही, इसलिए उसके साथ थोड़ा संभल के कदम बढ़ाना। और हाँ, उसे कम से कम 1 साल तक अपने ओंठों तक पहुंचने मत देना, क्योंकि ओंठ सरेंडर करने का मतलब है तुम खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर रही हो। इससे तो बेला सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे जेम्स को समझ आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है और लगता है उसने किस भी कर दिया है उसके साथ। तो वो आगे कहता है कि अच्छा तुमने ये सब कुछ कर दिया है तो फिर मुझे लगता है कि मैं जल्द ही ये सुनने वाला हूँ कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। खैर तुम जब भी शादी के बारे में सोचो तो याद रखना कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम जरा भी टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ पार्क को जरा परख कर, हालांकि मेरी नजरों में वो अच्छा है लेकिन फिर भी परख कर उससे प्यार करना। अब आगे गोल्ड फिंगर को बेला की फ्रेंड कॉल करके बताती है कि घर में चोरी हुई है, जिससे वो और पार्क तुरंत बेला के घर जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में बेला भी आ जाती है दोस्तों। वो देखते हैं कि पूरा घर उथल पुथल हो चुका है, पर अजीब बात तो यह है कि कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई है। और तब बेला के डैड उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने वो रिंग कहाँ रखा हुआ है। वो भी कहती है कि पापा एक बात बताइए, आप हर बार उस रिंग के बारे में क्यों पूछते रहते हो, मैंने तो वो रिंग घर पे रखी ही नहीं, मैंने तो उसे कहीं छुपा दिया है। और दोस्तों तभी पार्क को याद आता है कि उसने घर के बाहर एक वैन में एक अजीब से आदमी को नोटिस किया था। वो जैसे बाहर जाता है ना तो वो आदमी जा चुका होता है। पार्क तुरंत अपने मैनेजर को बताता है कि आज मैंने बेला के घर के बाहर एक सस्पिशियस आदमी को देखा, बेला की जान को खतरा है लगता है, इसलिए मैं अब 24 घंटे उसके साथ ही रहूंगा ताकि हमारे मिशन में कोई गड़बड़ी ना हो। जिस पर दोस्तों मैनेजर टोकता भी है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या। और पार्क उसकी बात को ना मानते हुए अपना थोड़ा सा बोर या बिस्तर लेकर बेला के घर पहुंच जाता है दोस्तों।
और रात में वहीं पर सोता है। अगले दिन काम पर भी वो उसे ड्राइव करके लेकर जाता है और ये चीजें अब बेला को भी थोड़ी अजीब अजीब लगने लग जाती हैं। वो कहती है तुम तो ऐसे बन के हो जैसे मेरे बॉडीगार्ड हो, पर कोई नहीं, इतना वक्त तुम्हारे साथ रहकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, गोल्ड फिंगर को NIS के सीनियर मैनेजर उस रिंग के बदले पैसे ऑफर करते हैं। उसे तो ठीक से पता भी नहीं होता कि उसे कितने पैसे की मांग रखनी चाहिए, इसलिए वो पहले 20 मिलियन बोलता है, फिर बढ़ाकर 200 मिलियन, जिसके लिए वो आसानी से राजी भी हो जाते हैं दोस्तों। अब इससे होता यह है कि गोल्ड फिंगर के मन में लालच और आ जाता है, तो वो सैम के पास आकर उसे कहता है कि यून की वो रिंग मेरे पास है, मुझे पता है कि आपको उसकी तलाश है, मैं उसे दे सकता हूँ, पर मुझे उसके बदले में 1-2 बिलियन चाहिए। और इसके लिए दोस्तों सैम तुरंत ही राजी हो जाता है। वो अपने स्टाफ को 2 बिलियन लाने को कहता है, लेकिन अब गोल्ड फिंगर खुश होने के साथ साथ घबरा भी जाता है। वो कहता है कि देखो वो रिंग मैं अभी तो अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों एडवांस के तौर पर सैम गोल्ड फिंगर को एक बहुत ही महंगी घड़ी देता है गिफ्ट के तौर पर। यार वो बड़ा खुश होता है कि गिफ्ट के तौर पर इतनी बढ़िया चीज, लेकिन सैम कहता है कि याद रखना वो रिंग मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो ये घड़ी ले लूंगा और तुम्हारी कलाई भी। ये सुनकर गोल्ड फिंगर कहता है नहीं नहीं, आपको मिल जाएगी वो रिंग, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद वो जेम्स के घर पर डिनर पे जाता है, जहाँ वो जेम्स से पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है, जिसे वो 2-4 गुना लौटाने की बात भी करता है। बेला तो चिढ़ जाती है कि पापा को क्या हो गया। वो उसे बाहर लेकर जाकर खूब सुनाती भी है कि आप हमेशा से यही करते आए हैं और इस बार भी आपका इरादा जेम्स को चूना लगाने का है क्या, वो बॉस है मेरा। फिर बेला याद करती है कि कैसे जब उसके ग्रैंडफादर की मौत हुई थी तब उसके डैड ने जिन जिन से पैसे ले रखे थे वो सब पैसे लेने के लिए वापस आ गए थे उस समय, पर उसके डैड का कोई अता पता नहीं था, इसलिए लोगों ने उसकी ही पिटाई कर दी उस समय। और तब बेला ने देखा था कि ये सब उसके डैड छिप कर देख रहे हैं। उसके डैड उसे बचाने के बजाय वहां से जिंदा भाग गए, बताओ। और प्रेजेंट में बेला रोते हुए अपने डैड को अपनी जिंदगी से दूर चले जाने के लिए कहती है कि प्लीज मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो आप। और फिर पार्क बेला का मूड ठीक करने के लिए उसको बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो पहले शराब पीती है मस्त होकर और अपने लाइफ की दुख भरी दास्तां पार्क को सुनाती है। उसमें बार बार वो अपने ग्रैंडपा का जिक्र भी करती है दोस्तों। इसलिए जब बेला पूरी तरह से टल्ली होकर सो जाती है तो वो सेफली उसके घर उसको लेकर जाता है, उसको वहाँ सुला देता है और फिर खुद उसके ग्रैंडपा के मेमोरियल पर जाता है, जहाँ उसे वो रिंग मिल जाती है दोस्तों। अगले दिन दोस्तों फिर से गोल्ड फिंगर पार्क के साथ बैठकर बातें करते हुए अपना पॉइंट क्लियर करके कहता है कि देखो मैं बुरा आदमी तो नहीं हूँ। अब देखो ना, सैम जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, उसने मुझे अपने साथ बिजनेस करने के लिए ये इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट की है। देखो पार्क दोस्तों तुरंत वो घड़ी चेक करता है और समझ जाता है कि ये बग्ड वॉच है, इसमें सैम के आदमी गोल्ड फिंगर की सारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए दोस्तों वो उसे शराब में डालकर खराब कर देता है। जिससे होता यह है कि सैम के आदमी को भी पता चल जाता है कि पार्क को उनके प्लान के बारे में पता चल गया है। और फिर पार्क अब बेला को कॉल करता है, जो कि दोस्तों इस समय अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल पर गई हुई है। दरअसल वो अपने डैड को रिंग देकर उन्हें अपनी लाइफ से दूर भेजना चाहती थी, मगर वो रिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। और तब पार्क उससे कहता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने पास कोई सस्पिशियस आदमी दिख रहा है क्या। बेला नोटिस करती है तो 2 सूट बूट वाले लोग मेमोरियल में अजीब तरह से खड़े हैं। तब पार्क उससे कहता है कि तुम आराम से वॉशरूम जाओ और वहीं पर जाकर छिप जाओ, जब तक मैं नहीं आता वहां से निकलना मत। वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हें लकी चार्म कहकर जो कॉइन दिया था वो तुम्हारे पास ही है ना। वो कहती है हाँ। पार्क कहता है अच्छी बात है, उसे किसी भी हाल में अपने पास ही रखना, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम अगवा होने वाली हो और वही लकी चार्म मुझे तुम तक पहुंचाने में मदद करेगा। बेला को दोस्तों पार्क की बातें समझ में नहीं आ रही थी, मगर सही में कुछ सूट बूट वाले लोग उसे अगवा कर लेते हैं। और तब पार्क अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि लकी चार्म के GPS को ऑन करो, बेला अगवा हो गई है। मैनेजर कहता है ठीक है करके देखता हूँ, पर हाँ उसे बचाने के लिए तुम अकेला जाने की सोचना भी मत, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, तब उसे बचा लेंगे। मगर दोस्तों पार्क उसकी बात मानने से मना कर देता है और GPS को फॉलो करते हुए बेला की ओर जाने लग जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर पार्ट 2 होता है खत्म। तो दोस्तों अब इस पार्ट की शुरुआत में बेला को एक कंटेनर के अंदर कैद करके रखा होता है, पर जब उसे बचाने के लिए पार्क पहुंचता है ना तो देखता है कि कंटेनर के बगल में कुछ लकड़ी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिनमें से एक में बॉम्ब रखा हुआ है और विस्फोट होने में 1 मिनट से भी कम का वक्त बचा होता है। अब पार्क खुद को शांत करते हुए उनमें से व्हाइट वायर को कट कर देता है, फिर भी टाइमिंग रुकती नहीं। एंड पार्क के पास वक्त बहुत ही कम होता है, उसे बस एक सही वायर कट करनी है। तो काफी सोचने के बाद वो रेड वायर कट करता है। ओह टाइम 4 सेकंड में रुक जाता है दोस्तों, यानी उसने सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया है बॉम्ब को। इसके बाद वो कंटेनर के अंदर जाता है तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि वहाँ बेला तो है ही नहीं। वहाँ बस दोस्तों एक लैपटॉप रखा होता है जिसमें बेला की CCTV फुटेज चल रही थी। साथ ही दोस्तों टेबल पे वो लकी चार्म रखा होता है जिसे पार्क ने बेला को अपने पास रखने को कहा था।
अब इससे पहले कि पार्क कुछ समझ पाता, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और दोस्तों कॉल पे वही बैड एजेंट होता है जो पार्क की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें, 1 मिनट से भी कम वक्त में तुमने डिफ्यूज कर दिया बॉम्ब को। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात तक तुम मुझे फर्स्ट वुड कार्विंग और ऑक्शन रिंग ला कर दोगे, वरना बेला की जान चली जाएगी। दोस्तों इससे गुस्सा होकर पार्क उस लैपटॉप को वहीं शूट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वाट टीम आकर पार्क को निशाने पे ले लेती है। तभी जल्दी से एनआईएस मैनेजर भी वहाँ पर आकर बोलता है कि गन नीचे करो, ये हमारा ही बंदा है। इसके बाद एनआईएस के सीनियर मैनेजर पार्क को कॉल करके कहते हैं कि तुम अभी बीच में मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो एनआईएस के डायरेक्टर भी रिस्क में आ जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों सैम को समझ आ जाता है कि जेम्स का बॉडीगार्ड एक एनआईएस एजेंट है। साथ ही उसे अपने पीए से पता चलता है कि उसकी वाइफ टेजा जेम्स और एक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट कर रही है, और ये पहली बार होगा जब जेम्स को, जो कि एक्शन हीरो है, किसी लव स्टोरी वाली फिल्म में काम करते हुए दिखेगा। इसलिए दोस्तों जेम्स भी अपना स्किन केयर कर रहा होता है ताकि वो स्क्रीन पे गुड लुकिंग दिखे। वहीं सैम टीजा को अपने बेटे और जेम्स के साथ वाली फोटो को लेकर कन्फ्रंट करता है। वो बताती है कि अरे वो बस एक कोइंसिडेंस था, मगर दोस्तों सैम उस पर काफी गुस्सा करता है और वो कुछ दिनों के लिए टीजा का घर से बाहर निकलना ही बंद करवा देता है। फिर उसकी फिल्म में जो कंपनी पैसे लगा रही थी उसके सीईओ से कहकर वो फंडिंग भी बंद करवा देता है। दूसरी ओर दोस्तों बेला के डैड कॉल पे पार्क को मिलने बुलाते हैं और ऑक्शन रिंग की स्केच देकर ठीक वैसी ही रिंग बनवाने को कहते हैं। अब दोस्तों रियल रिंग तो उनके पास होती नहीं, तो वो फेक रिंग बनवा कर सभी को देना चाहते हैं ताकि वो एक से नहीं बल्कि कई लोगों से प्रॉफिट कमा पाए। दोस्तों पार्क तो ये सारी चीज समझ जाता है, पर दोस्तों बेला के पापा को नहीं पता कि ऐसी 400 बीसी करने पर उनकी जान जा सकती है। इसलिए पार्क उनको डांट कर इन सारी चीजों से दूर रहने को कहता है। इसके बाद वो बैड एजेंट बेला के मुंह से टैप वगैरह हटाकर उसे बताता है, मैं एनआईएस से हूँ। वो रिंग जो तुम्हें तुम्हारे डैड ने दी थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है बल्कि तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ। फिर दोस्तों वो बेला के मन में पार्क को लेकर जहर घोलने लग जाता है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, उसे प्यार वगैरह से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो तो अपने गोल को पाने के लिए बस तुम्हारा यूज कर रहा है। उसका पहला टारगेट जेम्स था। अपनी जान पर खेलकर उसने जेम्स की जान बचाई और उसका भरोसा जीता ताकि उसे चेयरमैन विक्टर के मेंशन में एंट्री मिल जाए। बेला भी दोस्तों सारी चीजें याद करती है और उसे बैड एजेंट की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो जाता है, मगर वो सारी चीजें एक बार कंफर्म करना चाहती है, इसीलिए वो अपना फोन मांगती है मगर उसे दिया नहीं जाता। इसके बाद जब बेला को रूम में अकेले छोड़कर वो चले जाते हैं ना, तो बेला अपने हेयर पिन से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बैड एजेंट के लोग उसको पकड़कर वापस उसी रूम में लॉक कर देते हैं दोस्तों। मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि इस दौरान बेला ने एक आदमी के फोन पे हाथ साफ कर दिया था। तो वो जल्दी से जेम्स को कॉल करके बताती है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, ये लोग खुद को एनआईएस बता रहे हैं पर मुझे इन पर यकीन नहीं हो रहा। तभी दोस्तों बैड एजेंट आकर बेला से फोन छीन लेता है। वहीं पार्क को दिखाते हैं, उसे पता चल जाता है कि इन सब में कांग्रेसमैन किम भी मिला हुआ है, इसीलिए वो पार्किंग एरिया में किम के बॉडीगार्ड्स को मार पीट कर साइड कर देता है और फिर किम पर गन पॉइंट करके उससे पता लगाता है कि बेला को अगवा करके कहाँ रखा गया है। अब दोस्तों वो जब उस जगह जा ही रहा होता है ना, तभी जेम्स पार्क को कॉल करता है पर वो उठाता नहीं। जल्दी स्वाट टीम बैड एजेंट के अड्डे पे पहुंच जाती है, मगर किसी ने खबर लेकर दी थी दोस्तों, इसलिए बैड एजेंट बेला को लेकर वहां से फरार हो गया था। अब वो पार्क को कॉल करके 1 घंटे का मोहलत देता है, साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर इस बार होशियारी की तो मैं बेला को सच में मार दूंगा। और इसके बाद इंटरनल अफेयर्स के ऑफिसर कांग्रेसमैन किम के कहने पर एनआईएस सीनियर मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए, पर वो इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर के साथ कुछ भी शेयर करने से साफ मना कर देता है। दूसरी ओर दोस्तों पार्क वुड कार्विंग लेने के लिए अपने घर पर आता है। वहाँ उसे जेम्स मिल जाता है, मगर अंधेरे की वजह से वो जेम्स को पहचान नहीं पाता और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। जेम्स उसे तुरंत बताता है कि अरे ये मैं हूँ जेम्स, और तुम गन वगैरह के साथ क्या कर रहे हो? बेला भी अगवा हो गई है, आखिर चल क्या रहा है, तुम हो कौन? और तब जल्दी से पार्क उसे अपने एनआईएस ऑफिसर होने की बात बता देता है दोस्तों। जेम्स को बड़ा गुस्सा आता है कि इतने दिनों से तुम मुझे बुद्धू बना रहे थे। वो दोस्तों एक तमाचा भी लगाता है उसे, पर फिर वो बेला को बचाने में पार्क का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जेम्स भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है। इसलिए सबसे पहले जेम्स बताए हुए लोकेशन पर पहुंचकर बैड एजेंट के आदमियों को ऑक्शन रिंग दे देता है। वो फर्स्ट वुड कार्विंग भी मांगते हैं, तो उसको देने से पहले जेम्स देखना चाहता है कि बेला ठीक तो है कि नहीं। दूसरी ओर बैड एजेंट बेला को गन पॉइंट पर किए हुए होता है, वो उसे किसी भी वक्त शूट कर सकता है। तभी पार्क दोस्तों वहाँ पर हीरो की तरह विंडो ग्लास तोड़कर एंट्री मारता है और बैड एजेंट पे सीधा हमला। अंदर से अजीब सी आवाज आने के बाद बैड एजेंट के आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतने में जेम्स उनसे फाइट शुरू कर देता है दोस्तों। बाहर तो वो अकेले इतने सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है, वहीं अंदर पार्क 1-on-1 बैड एजेंट से फाइट कर रहा होता है। एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने के बाद अब बैड एजेंट पार्क को नाइफ से स्टैब कर देता है
उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और बैड एजेंट पे जोरदार हमला करता है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो बैड एजेंट को जान से मारने वाला होता है, मगर बेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद बैड एजेंट को बांधने के बाद पार्क बेला का रस्सी खोलने वाला होता है, तभी उसे जेम्स के खराने की आवाज आती है, क्योंकि इतने सारे लोग अब जेम्स पर भारी पड़ रहे होते हैं दोस्तों। इसलिए पार्क जाकर पहले जेम्स की मदद करता है, फिर दोनों मिलकर सभी की पिटाई मस्त तरीके से करते हैं और इसके बाद वहां पर स्वाट टीम भी पहुंच जाती है, तो वो बैड एजेंट और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जेम्स जल्दी से जाकर बेला को आजाद करता है। बेला के हाथों में दोस्तों रस्सी के दाग हो गए होते हैं और ये देखकर जेम्स को बेला की बड़ी चिंता भी होती है। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद NIS मैनेजर इनसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पे साइन करवाना चाहता है, ताकि ये सारी बात आम लोगों को पता ना चल पाए। मगर बेला इस पे साइन करने से पहले पार्क से मिलना चाहती है। उसके मन में क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसका जवाब वो सिर्फ पार्क से सुनना चाहती है, इसलिए उसको पार्क से मिलवा लिया जाता है, जहाँ पार्क उसे बताता है कि देखो मैं NIS से हूँ और मैं एक मिशन पे था एक्चुअली। अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब गायब हो जाऊंगा, तुम बस इस पेपर पे साइन कर दो। बेला बेचारी उदास होते हुए कहती है कि मतलब इतने दिनों से तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, मुझे सच में बहुत ही ठगा हुआ महसूस लग रहा है। खैर तुम्हारे कहने पर मैं इन पेपर्स पर साइन कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम रात भर आराम से सोचो और हम इस बात को कल कंटिन्यू करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी फीलिंग्स 100% रियल थी। तुम कब समझोगे ये बात, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों इसके बाद बेला अपने घर जाती है, जहाँ उसके डैड काफी परेशान होते हैं। वो पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ थी दिन भर, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। बेला कहती है हाँ मैं ठीक हूँ डैड, मुझे बस आपसे ये कहना था कि आप इस रिंग को भूल जाइए। दोस्तों ये सुनते ही उन्हें तो रिंग के बारे में फिर से याद आ जाता है और वो कहते हैं कि अरे कैसे भूल जाऊं, उस रिंग का सौदा करके मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट लेने वाला था। तभी बेला चिढ़ते हुए कहती है वो रिंग आपकी नहीं थी, आपको पता भी है वो कितनी खतरनाक चीज है, आपकी जान को खतरा है उससे। फिर दोस्तों वो अपने रूम में जाकर पार्क के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करती है। दूसरी ओर पार्क का भी यही हाल होता है। अब अगली सुबह बेला जल्दी से पार्क के एड्रेस पर जाती है, पर उसको वो जगह खाली दिखती है दोस्तों, जिससे वो काफी उदास होकर कहती है अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया है क्या, सॉरी बोलने के लिए तो रुकना चाहिए था ना, अरे तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे थैंक यू बोलने का मौका तो देना चाहिए था ना। फिर दोस्तों वो इस तरह रोने लग जाती है और यही चीज पार्क CCTV में देख रहा होता है, जिससे उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी ओर दोस्तों जेम्स की चोट देखकर उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, पर वो सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि उसने भी कॉन्फिडेंशियलिटी पेपर पर साइन कर दिया था। इसलिए वो बात को घुमा फिरा देता है कि बस यूं ही लग गई चोट और बताता है कि पार्क ने काम छोड़ दिया है, वो अब से नहीं आएगा, जिससे उसके टीम मेंबर्स को लगता है कि जेम्स को जरूर पार्क नहीं मारा होगा। लगता है इन दोनों के जरूर किसी बात पर लड़ाई हुई होगी और पार्क ने इसको पीट दिया। लेकिन दोस्तों इससे जेम्स को काफी इरिटेशन होती है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। कुछ देर में अपने आंसू छुपाते हुए बेला वहां पर पहुंच जाती है, पर वो जेम्स को देखकर रो पड़ती है और कहती है मुझे एक गन खरीद दो, मैं उस पार्क के बच्चे को मारना चाहती हूँ। वो बिना एक सॉरी बोले हुए आराम से भाग गया यार। जेम्स को बेला के लिए बहुत बुरा लगता है दोस्तों, मगर वो जानता है कि दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि पार्क का काम खतरों से भरा हुआ है और वो बेला को स्टेबल लाइफ नहीं दे पाएगा। दूसरी ओर चाइना में हम एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन को एक हॉट सी लड़की के साथ ब्लैक ऑक्शन के लिए एंट्री करते हुए देखते हैं एंड उसके रिंग को स्कैन करने के बाद दोस्तों उसे एक ब्लैक बॉक्स दिया जाता है, जिसमें ब्लैक ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड होता है। उसे लेने के बाद वो होटल रूम के अंदर जाता है, पर पता है क्या दोस्तों, वो ना अपना मास्क उतारता है और तब हमें पता चलता है कि ये तो अपना पार्क है, जो सेकंडवुड कार्विंग को पाने के लिए अधेड़ उम्र के आदमी के वेश में यहाँ घूम रहा है। तो इनविटेशन पाने के बाद वो वापस कोरिया आ जाता है। इनविटेशन के साथ साथ उस बॉक्स में दोस्तों एक पेन ड्राइव भी होती है, जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, जिसमें अब इन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए फी पे करना है, जो कि होती है $5 मिलियन। और इसका इंतजाम करना तो NIS के लिए भी काफी मुश्किल काम होता है, मगर फिर भी NIS सीनियर मैनेजर इसका इंतजाम करने में जुट जाते हैं। इसके बाद NIS वाले बैड एजेंट से पूछताछ करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता, सिर्फ कैमरे की तरफ देखता रहता है। पार्क भी नोटिस करता है कि ये बैड एजेंट अपने हैंड्स को एक रिदम में हिला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को मैसेज कन्वे कर रहा है। उस मैसेज को पार्क दोस्तों डिकोड कर लेता है और वो एक GPS कोऑर्डिनेट बता रहा होता है, यानी ये कोई लोकेशन है दोस्तों जिसे वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। और उस लोकेशन में ऐसी क्या खास बात है, यही जानने के लिए NIS मैनेजर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। तब जेम्स पार्क से मिलने पहुंच जाता है यहाँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि NIS वाले तुम्हें अच्छी सैलरी देते होंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी का डबल अमाउंट भी पे करने को तैयार हूँ। दरअसल हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं, खास करके मैं और बेला। मगर दोस्तों पार्क उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है और साथ ही उन्हें दोबारा यहाँ आने से भी मना कर देता है। इसके बाद NIS मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर को कॉल करके बताता है, सुनो हमें इस जगह पे एजेंट यून की लाश मिली है। हालांकि लाश तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है,
मगर आईडी और हाइट वगैरह देखकर ये लाश पक्का एजेंट यून की ही लग रही है। पर हाँ, हम इसकी मेडिकली जांच करवाएंगे पहले। वैसे मैंने यहाँ पर मीडिया वालों को भी बुला लिया है ताकि ये सैम या कांग्रेसमैन किम इस केस में अपनी टांग ना अड़ाए। अब दोस्तों, न्यूज में खबर देखकर सैम को बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है कि मुझे बैड एजेंट का काम तमाम कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अपना काम कभी भी ठीक से नहीं कर पाया। उसने हमें वैसे भी एक भी वुड कार्विंग लाकर नहीं दी है और उल्टा एजेंट यून की लाश का पता भी बता दिया। बताओ। अब दोस्तों, वो इस बारे में कांग्रेसमैन किम से बात करता है तो वो कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एजेंट यून का केस कत्ल का है। एक बार कातिल पुलिस को मिल जाएगा तो वो ये केस क्लोज कर देंगे। और दोस्तों, वो यहाँ पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके गोल्ड फिंगर को एजेंट यून के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट करवा लेते हैं। गोल्ड फिंगर पता है ना कौन? बेला के पप्पा। और जब इन सब का पता बेला को चलता है ना, तो वो जेम्स के साथ एनआईएस मैनेजर से मिलने चाहती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड 420 इंसान हैं, वो धोखाधड़ी कर सकते हैं मगर किसी की जान नहीं ले सकते। एनआईएस मैनेजर कहते हैं कि देखो, ये केस पुलिस हैंडल कर रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर तुम्हारे डैड निर्दोष हैं तो वो छूट जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों, पार्क कैमरा ऑफ करने के बाद बैड एजेंट से मिलता है और जानना चाहता है कि उसने एजेंट यून की लाश का पता क्यों बताया, आखिर वो चाहता क्या है। दरअसल दोस्तों, जब बैड एजेंट अरेस्ट हुआ तो सैम और कांग्रेसमैन किम दोनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए अब वो उन्हें बर्बाद करना चाहता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि एजेंट यून का असली कातिल कौन है, पर इसे बताने के बदले मैं किसी की मौत चाहता हूँ, और वो किसकी मौत चाहता है यह हमें बस आगे पता चलने वाला है। पर दोस्तों, यहाँ अब कांग्रेसमैन किम और सैम भी चुप थोड़ी बैठने वाले थे। वो भी एक और चाल चलते हैं, जिसकी वजह से एनआईएस के सीनियर मैनेजर को काम से ही सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं जूनियर मैनेजर को करप्शन के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। काफी सारी फाइल चेक करने के बाद भी उन्हें जूनियर मैनेजर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर बैड एजेंट पुलिस की गिरफ्त से भागकर कांग्रेसमैन किम को कॉल करता है और एक लास्ट चांस मांगता है। इधर दोस्तों, बेला अपने डैड के लिए काफी परेशान हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे अपने डैड को बचाऊं। हालांकि दोस्तों, जेम्स उसके साथ होता है। वो महंगे से महंगे लॉयर को हायर करने की बात करता है, मगर ये काफी नहीं होने वाला था, इसलिए वो बेला को पार्क के पास लेकर जाता है। मिलते ही पहले तो वो पार्क को मारती है और बहुत सुनाती भी है। फिर वो सारी सिचुएशन समझाकर उससे हेल्प मांगती है, मगर इसमें हेल्प करने के बदले वो 5 मिलियन की मांग करता है दोस्तों, क्योंकि उसके जो सीनियर थे उनमें से एक तो अरेस्ट हो चुका और दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए अब उसे ऑक्शन फी के लिए कोई भी 5 मिलियन देने वाला नहीं था। अब पहले तो जेम्स को लगता है कि 5 मिलियन वॉन की बात हो रही है, तो वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर 5 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, यानी कि 6 बिलियन वॉन की, तो जेम्स का गला भी सूख जाता है दोस्तों। पर फिर भी वो कहता है कि बेला मेरी फैमिली की तरह है और फैमिली के लिए ही तो पैसे कमाए जाते हैं ताकि बुरे वक्त में उनकी मदद की जाए। हालांकि दोस्तों, बेला तो ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अरे वो कौन? जेम्स, पता है ना। दूसरी ओर कांग्रेसमैन किम जूनियर मैनेजर को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है और यहाँ सैम सीनियर मैनेजर से वुड कार्विंग मांगता है। इसके बदले वो कहता है कि अगर तुमने मुझे वुड क्रेविंग दे दी तो मैं तुम्हें एनआईएस का डायरेक्टर बना दूंगा। मगर दोस्तों, दोनों ही इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ जेम्स तो पैसे देने को तैयार है पार्क को, मगर बेला को अब पार्क पे भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वो चाहती है कि पैसों के बदले उसे कुछ गिरवी रखना चाहिए। इसलिए वो दोबारा पार्क के पास जाती है और एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा जाती है, जिसके मुताबिक पार्क को बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी वापस से ज्वाइन करनी होगी और अपने एक एक पल का हिसाब देना होगा। अगर उसने एग्रीमेंट ब्रीच किया तो वो उसके फोटो के साथ एनआईएस की सारी चीजें पब्लिक कर देगी। अब दोस्तों, पार्क को पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है और अगले दिन से वो काम ज्वाइन कर लेता है। साथ ही जेम्स से पैसे लेकर ऑक्शन के लिए जमा भी कर देता है। अब अगले सीन में बेला और जेम्स ब्लैक ऑक्शन में जाते हैं दोस्तों। रिंग पहने होने की वजह से जेम्स को एंट्री मिल जाती है। वहीं पार्क सीसीटीवी कैमरा से उन पर नजर रखे होता है। ऑक्शन के दौरान बहुत सी इलीगल चीजों की नीलामी होती है और जब सेकंड वुड कार्विंग की बारी आती है ना, तो पार्क जेम्स को बिड लगाने के लिए कहता है और बिड लगाने वालों के पास एक टैब होती है, उसमें अमाउंट डालकर सभी बिड्स लगा रहे होते हैं। जेम्स को तो लग रहा होता है कि वो आसानी से बिड जीत जाएगा, मगर वहाँ दोस्तों सैम का एक आदमी भी आया होता है और वो बार बार अपनी बोली सेकंड वुड कार्विंग पे बढ़ाया जा रहा होता है, जिससे जेम्स को बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या करें। और आखिर में उसके पास 5 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन बचता है। वो सोचता है कि अगर उस बंदे ने 5 मिलियन से ज्यादा की बोली लगा दी तो ये तो गया हाथ से। तभी पार्क बेला से कहता है कि प्लान बी फॉलो करो। और एक फ्लैशबैक से दोस्तों हमें पता चलता है कि पार्क ने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए उसने बेला को एक छोटी सी जैमर दे के रखी हुई थी, जिसके 1 मीटर के रेडियस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काम करना बंद कर देंगे। बेला उठती है और सैम के आदमी के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और जब नीलामी बंद होने में सिर्फ 10 सेकंड का टाइम बचता है तो बेला वो जैमर ऑन कर देती है और जेम्स को इशारा कर देती है, जिससे वो 5 मिलियन की बोली लगा देता है। उसी वक्त दोस्तों गार्ड्स बेला को हटने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं मानती।
वो कहती है मुझे एक क्वेश्चन करना है। तभी गार्ड्स उसे जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। बेला किसी भी तरह 10 सेकंड का टाइम बर्बाद करना चाह रही थी और दोस्तों जेम्स का बिड लॉक हो जाता है, वो विनर बन जाता है। जिसके बाद उस रिंग को दिखाने पर उसे एक होटल रूम की चाबी मिलती है जिसमें सेकंड वुड कार्विंग रखी होती है। बेला उसको लेने के लिए जाती है पर सैम के 2 बंदे दोस्तों उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब पार्क उनको बचाने के लिए वहां आता है। मगर वहां पर ये बैड एजेंट भी होता है, वो पता नहीं कहां से आ गया था। वो बेला से वुड कार्विंग का बैग छीनकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तब सैम के आदमी उसके सामने आ जाते हैं और तभी पार्क भी आ जाता है। तब ये दोनों मिलकर पहले सैम के बंदों की पिटाई करते हैं, फिर बैड एजेंट तो भाग जाता है वहां से। वो होटल के एक हिस्से में चला जाता है जहां सीसीटीवी होता ही नहीं और वहां पर जाने पर वो बैग को पार्क के हवाले कर देता है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस वक्त बैड एजेंट ने पार्क से बात की थी तो उसने कहा था मुझे किसी की मौत चाहिए, इसके बदले में मैं बेला के डैड की बेगुनाही का सबूत दे सकता हूँ। इसलिए जब वो वुड कार्विंग लेने के लिए बेला के रूम में घुसा था तो उसने उसे एक पेन ड्राइव दे दिया था जिसमें एजेंट यून के असली कातिल का सबूत था। और फिर कुछ ही देर में पार्क वुड कार्विंग को लेकर चला जाता है, बाइक से भाग जाता है और फिर उसका पीछा करने के लिए बैड एजेंट दोस्तों एक कार में बैठता है। मतलब वो इस तरह से दिखा रहा होता है जैसे वो पार्क का पीछा कर रहा है और फिर उसके पीछे सैम के बंदे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके सामने होता यह है कि बैड एजेंट की कार हो जाती है ब्लास्ट, यानी पार्क ने अपने स्टाइल यूज करके दुनिया की नजरों में बैड एजेंट को मार दिया ताकि वो आराम से किसी दूसरी जगह पर आराम से एक नॉर्मल लाइफ बिता पाए। और जब सैम को पता चलता है कि उसके हाथ से सेकंड वुड कार्विंग भी निकल गई और बैड एजेंट भी मारा गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वाइन का गिलास गुस्से में फेंक कर तोड़ देता है। दोस्तों अब कार ब्लास्ट हो जाने के बाद उस होटल के बाहर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती है। ये मुद्दा दोस्तों मीडिया भी कवर करती है। दूसरी ओर पार्क तो बैड एजेंट के साथ होता है और कहता है कि सुनो, एक बार मैं सारे वुड कार्विंग हासिल कर लूं तब तक तुम्हें जिंदा रहना है क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा पुलिस के हवाले कर दूंगा। बैड एजेंट भी कहता है कि मुझे तो किसी भी हाल में जिंदा रहना ही है क्योंकि मेरे बीवी बच्चे जो हैं। दरअसल दोस्तों बैड एजेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक बच्ची को इस दुनिया में लाया था जो कि स्पेशली एबल्ड है और उसे पता भी नहीं कि उसके डैड कौन है। बैड एजेंट ने अपनी इस छोटी सी फैमिली को दुनिया से छिपा के रखा हुआ है और इस बारे में सैम या कांग्रेसमैन को नहीं पता। दोस्तों अभी बैड एजेंट ये भी कहता है कि तुम लाई डिटेक्टर को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे बेला के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों पार्क कुछ नहीं बोलता। फिर वो बैड एजेंट की सारी स्टोरी जाकर बेला और जेम्स को सुनाता है पर अब इन्हें पार्क पे दोस्तों पहले जैसा ट्रस्ट नहीं होता। इन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं ये सच बोल भी रहा है या झूठ। तभी पार्क सेकंड वुड कार्विंग को खोलकर उसमें से सेकंड की निकाल लेता है, फिर वो दोनों वुड कार्विंग जेम्स को दे देता है। दरअसल वो वुड कार्विंग महंगी होती है, हर वुड कार्विंग की कीमत $2 मिलियन है, यानी कि 5 मिलियन देने के बदले जेम्स को $4 मिलियन की चीज मिल चुकी है। दोस्तों पर बेला कहती है कि देखो अभी भी 1 मिलियन की शॉर्टेज है। पार्क कहता है कि जैसे ही NIS डायरेक्टर मुझे पैसा देगा मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। पर जेम्स उन दोनों वुड कार्विंग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो जाता है। वो उन्हें अपने साथ बिस्तर पे लेके सोता है क्योंकि इसी के जरिए उसे अपने $5 मिलियन वापस मिलने वाले हैं। फिर पार्क NIS सीनियर मैनेजर को जाकर वो USB ड्राइव दे देता है जिससे ये साबित हो जाएगा कि बेला के डैड निर्दोष हैं और इसके बाद पार्क अपने थर्ड वुड कार्विंग मिशन के लिए निकल सकता है। लेकिन दोस्तों तब सीनियर मैनेजर उसे बताते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डायरेक्टर थर्ड वुड कार्विंग को लेने के लिए खुद म्यांमार गए हुए हैं। अब इधर सैम कांग्रेसमैन किम को कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें पूरे NIS पे कब्जा करना होगा। इसके लिए हमें करंट NIS डायरेक्टर को या तो खरीदना होगा या उसकी जगह हमारे किसी बंदे को अपॉइंट करना होगा। अब यही एक तरीका है जिससे हम तीनों वुड कार्विंग हासिल कर सकते हैं, पर यह तभी हो सकता है जब हम NIS पे दबाव डालेंगे। इसलिए एक काम करो, बैड एजेंट की मौत को आतंकवादी का नाम बता दो। और दोस्तों जूनियर मैनेजर के खिलाफ करप्शन को तो ये लोग साबित नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसे फंसाने के लिए ये जूनियर मैनेजर को आतंकवादी से मिला हुआ साबित करने पे तुले हुए हैं। और इनका कहना होता है कि जब बैड एजेंट की इंटेरोगेशन चल रही थी तो उस दौरान 5 मिनट के लिए जो CCTV ऑफ हुआ था वो जूनियर मैनेजर नहीं किया था। तभी दोस्तों जूनियर मैनेजर को याद आता है कि उस वक्त तो CCTV पार्क ने ऑफ किया था, पर वो ये बात इनको बता नहीं सकता, इसलिए ये बेचारा फंस जाता है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही कांग्रेसमैन किम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह देता है कि बैड एजेंट की मौत आतंकवादियों की वजह से हुई है और आतंकवादियों को संभालने का काम NIS का होता है, यानी NIS ने अपना काम सही से नहीं किया। अगले दिन दोस्तों बेला पार्क के साथ अपने डैड को जेल से रिसीव करने चाहती है, पर पार्क को देखकर उनका पारा हाई हो जाता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उनसे बहुत ही रूड वे में बात की थी और अब बेला उन्हें बताना चाहती है कि पार्क की वजह से ही आप रिहा हुए हैं, मगर पार्क उसे इशारा करके ऐसा करने से रोक देता है। वो बेला के डैड को बस यही उम्मीद दिलाना चाहता है कि उन्हें तो कांग्रेसमैन किम ने छुड़ाया है। आगे दोस्तों बेला पार्क को वो लकी चार्म दिखाते हुए कहती है कि ये भी तुम्हारी तरह फेक है ना। वो कहता है कि नहीं, इसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ है, ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ पाऊँ। ये जानकर बेला हैरान हो जाती है कि अच्छा
वो थोड़ा सोचती है और फिर वो लकी चार्म वापस पार्क को देते हुए कहती है, अब से तुम इसे अपने पास रखो, समझे? और मेरी फोन में ऐसे सेटिंग करो ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम भाग गए तो। इसलिए दोस्तों पार्क भी राजी हो जाता है। पर यहाँ जेम्स की अलग ही शर्त होती है कि अब से पार्क हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेसमैन किम मीडिया में एनआईएस डायरेक्टर को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जेम्स के पैसे तो डूब जाएंगे। हालांकि उसके पास गिरवी के तौर पर वो 2 वुड कार्विंग है, मगर वो कल्चरल प्रॉपर्टी है, उसे लीगली बेचा नहीं जा सकता और ब्लैक ऑक्शन में बेचने के लिए उसे 1 साल का वेट करना होगा। अब अगले दिन की बात है, पार्क बेला के कहने पर जोंगोरो से जोंगोरो कॉफी लेने गया होता है। तभी एक एनआईएस एजेंट जो कि सैम के इशारों पे काम करता है, वो जेम्स के घर आकर उससे पूछताछ करने लग जाता है। दरअसल दोस्तों वो जेम्स को भी आतंकवादी केस में फंसाना चाह रहा होता है। उसका कहना होता है कि हमें शक है कि पार्क आतंकवादियों से मिला हुआ है और वो आपके लिए बॉडीगार्ड का काम करता है। तब बेला जेम्स को शॉकिंग रिएक्शन देने को कहती है, जैसे हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। वो किसी तरह दोस्तों उस एजेंट को वहाँ से भेज देते हैं। फिर जब पार्क आता है तो जेम्स उसे बिठाकर काफी सुनाता भी है कि देखो तुम्हारी वजह से हम सब फंसने वाले हैं। तुम एनआईएस वालों का आम पब्लिक को परेशान करने के अलावा और कोई काम भी है क्या? पास में दोस्तों बेला बैठी हुई होती है और जेम्स के बाकी के टीम मेंबर्स दूसरे रूम से देख रहे होते हैं कि पार्क डांट खा रहा है। तो उन्हें लगता है कि पार्क और बेला के बीच अफेयर चल रहा है, जिसका पता अब जेम्स को चल गया और इसीलिए वो उन दोनों को डांट रहा है। इसके बाद सीनियर मैनेजर पार्क से मिलकर बताता है कि कांग्रेसमैन किम हर तरह से हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो मुझे अंडरकवर एजेंट की लिस्ट जारी कर देने को कह रहा है और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जितने भी बुरे लोगों का काम तुमने तमाम किया वो सारे तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पार्क कहता है कि नहीं वो तो मैं देख लूंगा, पर आप ये बताइए 5 मिलियन का क्या हुआ? तो सीनियर मैनेजर कहता है कि उसके बारे में अभी कुछ दिन भूल जाओ, तुम नॉर्मली जेम्स के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करो। इससे दोस्तों पार्क का दिमाग खराब हो जाता है कि अब मैं जेम्स को क्या जवाब दूंगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, जिससे जेम्स समझ जाता है कि बस अब मेरे पैसे इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाले। लगता है तब तक मुझे नए पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए दोस्तों वो एक न्यू मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें अब वो विलन का रोल करेगा। उसे बेला पसंद आ जाती है और वो फुल ऑन उस पे लाइन भी मारता है, जिससे पार्क को बड़ी जेलसी होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। साथ ही वो सैम का एनआईएस वाला बंदा जेम्स और उसकी पूरी टीम पे नजर रखे होता है और इस फिराक में है कि कहीं ये कोई भी गलती करे तो मैं इनको फंसा लूं। अगले सीन में दोस्तों एनआईएस के डायरेक्टर को म्यांमार से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, यानी कि उन्हें 3rd वुड कार्विंग नहीं मिल पाई थी। काफी परेशान होते हैं क्योंकि सैम ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया होता है। इसीलिए वो सीनियर मैनेजर से कहते हैं कि मैं सैम का साथ नहीं दे सकता, मैं रिजाइन करने वाला हूँ। जिससे दोस्तों सीनियर मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपना गन सेट करके सैम को मिलने बुलाता है, क्योंकि वो अब सैम को मार कर सारा किस्सा ही खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर पार्क बेला को घर छोड़ने जा रहा होता है, मगर वो नोटिस करता है कि सैम का एजेंट भी उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो बेला से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, जिससे बेला उसे किस भी कर लेती है। पर जब वो पीछे हटती है तो पार्क उसे किस कर लेता है दोस्तों, और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है, जिससे अब उस एजेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया। और यहीं पर दोस्तों इसका पार्ट 3 खत्म होता है। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा कि पार्क सैम के एजेंट को इरिटेट करने के लिए बेला के साथ थोड़ा लवी डवी बिहेव कर रहा होता है। अब वो बेला को नूडल्स खाने के लिए लेकर जाता है। इतनी ठंड में सभी लोग गर्मा गर्म नूडल्स खा रहे होते हैं और वो बेचारा एजेंट बस दूर से उनको देख रहा होता है। इसके बाद पार्क बेला के हेयर को पकड़ता है, क्योंकि बेला को नूडल्स खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। पर दोस्तों पार्क के इस एक्शन से ना बेला को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, मगर उसे मजा भी बहुत आ रहा होता है। अगले सीन में पार्क और बेला जेम्स के पास आते हैं। पार्क जेम्स को बताता है कि सैम के एजेंट को बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये लव टैक्टिक्स अपनाना पड़ा और आगे भी इसको जारी करना होगा। अब जेम्स थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं ये भी कर लूंगा। और फिर वो पार्क का हाथ पकड़कर रब करने लग जाता है दोस्तों, जिससे पार्क समझ जाता है कि जेम्स गलत समझ रहा है। और फिर वो क्लियर करता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं, बल्कि मुझे और बेला को एज अ कपल एक्टिंग करनी है। दोस्तों ये सुनकर जेम्स गुस्से में बोलता है कि चलो ठीक है, मगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ पब्लिक में ही कपल की एक्टिंग करनी है और अकेले में ये किस विस या आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे? जिसके लिए दोनों एग्री हो जाते हैं। पर दोस्तों फिर जेम्स पार्क को वार्न कर देता है कि अगर तुम्हारी वजह से मैंने बेला की आंखों में आंसू देखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। दूसरी ओर सीनियर मैनेजर सैम से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचा बहुत बार और मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हारे कहने पर एनआईएस का डायरेक्टर बनने के बाद दोनों वुड कार्विंग तुम्हारे हवाले कर दूंगा, पर हाँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम जूनियर मैनेजर को झूठे केस से बचा लो। घर जाकर दोस्तों सैम अपनी वाइफ से सारी बात डिस्कस करता है। अब टेसा सजेस्ट करती है कि तुम्हें कांग्रेसमैन किम का साथ छोड़कर सीनियर मैनेजर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के वक्त कांग्रेसमैन किम तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, याद रखना इस बात को। दूसरी ओर दोस्तों पार्क एजेंट यून के घर पर जाता है,
जहाँ से उसको एक इनविजिबल लेजर मिलती है। उसको वो अपने घर लाकर केमिकल में डिप करता है, जिसमें उस पर लिखी हुई चीजें विजिबल हो जाती है। ओह, और उसे पता चलता है कि एजेंट यून हर मंडे को कैथेड्रल चर्च जाया करता था। इसलिए पार्क जेम्स और उसकी टीम के साथ कैथेड्रल चर्च जाता है। वहाँ दोस्तों जेम्स ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जगह देखने के लिए आया हो। जेम्स पार्क और बेला को परमिशन लेने के लिए अंदर भेज देता है। अंदर दोस्तों फादर माइकल से मिलता है और एजेंट यून के बारे में उससे पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एजेंट यून सीनियर मैनेजर से मिलने आया करता था। आखिरी बार जब वो मिलने आया था तो उसके साथ जूनियर मैनेजर भी आया था। अब दोस्तों बाहर खड़े सैम के एजेंट को पार्क पे शक होने लग जाता है कि पार्क अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों वो खुद ही अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जेम्स उसे ये कहकर रोक लेता है कि अरे हम यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की लोकेशन देखने आए हैं। वैसे मैं तो अपनी फिल्म में इस बार हीरो का रोल कर रहा हूँ, तुम पे विलन का रोल बड़ा अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों वो एजेंट थोड़ी देर इस तरह जेम्स की बकवास सुनता है और फिर अंदर चला जाता है। तभी जेम्स पार्क को अलर्ट कर देता है कि जरा आराम से। इसीलिए जब वो एजेंट अंदर जाता है तो पार्क और बेला को प्रेयर करते हुए देखता है, जिससे उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। मतलब उसे शक की कोई बात ही नहीं लगती वहाँ पर। अगले सीन की बात है, पार्क सीनियर मैनेजर से मिलता है और चर्च में जो बात पता चली थी उसे कन्फर्म भी करता है। तो वो बस यही कहते हैं कि हाँ हम मिले थे वहाँ पर, और उस दिन यून ने बताया था कि उसके पास 3 वुड कार्विंग है और अगली मीटिंग में वो उन्हें मेरे हवाले करने वाला था। अब दोस्तों वो पार्क से आके कहता है कि दोनों चाबियां अब तुम मेरे हवाले कर दो, तीसरी चाबी मैं खुद अरेंज कर लूंगा। दूसरी ओर दोस्तों रशिया से चेयरमैन विक्टर सैम से मिलने आते हैं और वो अपना 3rd कार्विंग भी लेकर आया होता है, जो वो सैम को दे देता है। इधर पार्क बेला को एक रिंग देते हुए कहता है कि हम कपल है ना, तो हमारे पास मैचिंग रिंग भी तो होनी चाहिए, इसे पहन लेना। मैंने तो अपनी वाली पहन ली है, और हाँ मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ फूड एंजॉय करते हुए फिल्म देखना पसंद करूंगा। दोस्तों बेला बड़ी खुश हो जाती है। फिर पार्क सीनियर मैनेजर से मिलने के लिए ब्रिज पर जाता है। वहाँ वो दोनों चाबियां सीनियर मैनेजर को दे देता है, पर साथ ही एक सवाल भी करता है दोस्तों कि 3rd चाबी सैम के पास है ना, और आपने उससे हाथ मिला लिया है क्या? मुझे बस ये जानना है कि आपने क्या डील की है, और आप वो 3rd चाबी लेने वाले हैं या अपनी दोनों चाबियां सैम को देने वाले हैं। तभी दोस्तों वहाँ कार से कुछ NIS एजेंट्स आ जाते हैं। सीनियर मैनेजर पार्क से बस यही कहता है कि देखो वुड कार्विंग मिशन खत्म हो गया है, और फिर वो गन निकाल कर पार्क के पेट में शूट कर देता है दोस्तों, और पार्क को ना चाहते हुए भी नदी में गिरकर अपनी मौत का नाटक करना पड़ता है। वहाँ सीनियर मैनेजर कॉल करके सैम को बताता है कि देखो मैंने पार्क को मार के सारा किस्सा खत्म कर दिया। हालांकि दोस्तों सैम तो पार्क को चेयरमैन विक्टर के हवाले करना चाहता है, मगर सीनियर मैनेजर उसको समझाता है कि देखो पार्क बहुत ही शातिर एजेंट था, वो आसानी से उनके चुंगल से निकल जाता, मैंने उसको मारकर सारा झमेला ही खत्म कर दिया है। फिर दोस्तों वो जूनियर मैनेजर से मिलता है जो सैम की वजह से जेल से रिहा हो गया था। वो उसे भी बताता है कि मिशन खत्म हो गया है, इसलिए पार्क गायब हो चुका है। इसके बाद जख्मी पार्क को दिखाते हैं दोस्तों किसी तरह एक सीक्रेट जगह पे आ जाता है, जहां उसने बैड एजेंट को छुपा के रखा होता है। वहां वो पार्क के पेट से गोली निकालकर उसके जख्म की मरहम पट्टी करता है। यहाँ से पार्क अपने घर चला जाता है और वहाँ बेला उसका पहले से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि दोस्तों वो फोन पिक नहीं कर रहा था, तो उसे पार्क की चिंता हो रही थी। और अब बेला नोटिस करती है कि उसे तो बहुत हाई फीवर है। वो हॉस्पिटल चलने की बात करती है, मगर वो मना कर देता है कि अभी नहीं। और तब बेला दोस्तों उसका घर पर ही ख्याल रखती है। 3 दिन के बाद पार्क को अच्छे से होश आता है। बेला ने उसके लिए खिचड़ी बनाकर रखी होती है। उसे खिलाने के बाद वो पार्क के साथ थोड़ा इमोशनल फिल्म देखती है। अब अगले सीन में पार्क और बेला बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बेला के सीने पे गोली आकर लग जाती है दोस्तों, जिससे पार्क बुरी तरह डर जाता है कि ये क्या हो गया। एंड तभी वहाँ पर पार्क को गोली मारने वाला दिख जाता है, जो कि दोस्तों उसका ही हम शक्ल होता है। पार्क और भी ज्यादा परेशान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब उसकी नींद खुलती है तो समझ में आ जाता है कि ये उसका नाइटमेयर है। बेला तो दोस्तों बिल्कुल सही सलामत उसके पास में होती है, वो उसे संभालती भी है। इसके बाद जेम्स पार्क से मिलने आता है। पार्क वो सारी बात बताता है कि कैसे मिशन में यूज करने के बाद मुझे डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं किसी भी तरह आपका $5 मिलियन लौटा दूंगा। लेकिन जेम्स उसे अभी अपनी रिकवरी पे ध्यान देने को कहता है। पैसे लौटाने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी तो है। साथ ही वो पार्क और बेला को कुछ दिनों के लिए ऑफ लेने के लिए कह देता है, ताकि दोनों को इन सब झमेलों से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, और जब मन अच्छा होता है तो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। फिर दोस्तों बेला को सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि छुट्टियों के दौरान तुम्हें पार्क के क्लोज नहीं जाना है। क्या नहीं जाना है? तुम्हें एक दायरा मेंटेन करना है, समझ गई? दूसरी ओर सैम और सीनियर मैनेजर एक सीक्रेट जगह जाते हैं दोस्तों, जहां एक सीक्रेट रूम के डोर पर उन्हीं तीनों चाबियों को मिलाकर लगाने से वो डोर अनलॉक हो जाता है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सी बेशकीमती चीजों के साथ साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे होते हैं दोस्तों, जो कि सैम के ग्रैंडफादर के थे। पर उन्हें सैम पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसकी चाबी उसे दी ही नहीं। अब सीनियर मैनेजर पूछता है कि इतने पैसों का करोगे क्या? तो वो जवाब देता है कि इन्हें मैं खर्च करूंगा दुनिया को बदलने में। मैं कैपिटलिज्म को बढ़ावा दूंगा, जहां पैसों वालों का ही बोलबाला होगा। बस मेरी यही रणनीति है, यही प्लान है।
अब आगे सीनियर मैनेजर सैम के ग्रैंडफादर के रिकॉर्ड्स को देखता है जिसमें से कुछ टेप्स मिसिंग होती है। तभी वहाँ पर जूनियर मैनेजर एक वारंट के साथ आता है दोस्तों, जिससे वो सारा माल पानी सीज कर सकता था। अब सैम कहता है कि ये क्या बकवास है, ये सब कुछ मेरा है, तुम इसे कैसे सीज कर सकते हो। जूनियर मैनेजर कहता है कि आपने अभी खुद एक्सेप्ट किया कि ये सब आपका है, पर इतना लीगल वे से कमा पाना नामुमकिन है, तो ये सारा कुछ इलीगल है। बस दोस्तों सैम तो गुस्से में सीनियर मैनेजर की ओर देखता है तो वो जूनियर मैनेजर को ये सब करने से मना करता है, मगर जूनियर मैनेजर उसे बीच में आने से मना करता है कि आप साइड हो जाइए। तभी सैम वारंट को फाड़ कर कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो सकता है, अभी पार्टी बदल लो, यहाँ रखी चीजों में से कुछ उठाओ और चलते बनो, तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। मगर दोस्तों ये सारी चीज जूनियर मैनेजर के खास पैन में रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए वो रिश्वत देने के इल्जाम में सैम को अरेस्ट करवा लेता है। और तब सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को समझाने आता है तो वो तो उसको एक घूंसा मारकर कहता है कि अब जो बात करना है प्रोसिक्यूटर ऑफिस में करना। अब इंटेरोगेशन के दौरान सैम काफी अकड़ में बैठा होता है कि अभी ऊपर से फोन आएगा और मुझे रिहा कर दिया जाएगा, ये उसकी सोच होती है। और सच में दोस्तों तुरंत ही चीफ का कॉल आ जाता है और वो सैम को छोड़ने के लिए कह देते हैं। तब जूनियर मैनेजर कहता है कि चीफ आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दोस्तों ये सुनते ही वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद सैम की वाइफ टीजा लॉयर के साथ वहाँ पर आती है। वो एक फाइल लेकर आती है जिसके मुताबिक सीक्रेट रूम के पैसे सैम के ग्रैंडफादर ने जमा किए थे और अब तो सैम उसे सीनियर मैनेजर के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए डोनेट करने वाला है। बस दोस्तों इससे पासा पलट जाता है, सारी चीजों को अच्छे से तहकीकात की जाती है। वहीं जब सारी चीज के बारे में कांग्रेसमैन किम को पता चलता है तो वो बिल्कुल हैरान। अगले सीन में पार्क और बेला एक साथ कोरियन ड्रामा देख रहे होते हैं, माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है, दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जूनियर मैनेजर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाता है, जिससे माहौल दोस्तों थोड़ा ऑकवर्ड हो ही जाता है। इसके बाद बेला तो चली जाती है ताकि पार्क और जूनियर मैनेजर आपस में कुछ बातें कर पाए। अब बेला के जाने के बाद पार्क जूनियर मैनेजर से कहता है कि तीनों चाबियां मिलने के बाद सीनियर मैनेजर ने मेरे पेट में शूट कर दिया था, पर उन्होंने ऐसा शूट किया जिससे मेरा कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। दूसरी ओर सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर को ब्लेम करता है कि उन्होंने काला धन जमा किया था, पर मैं गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए एक फाउंडेशन बना रहा हूँ जिससे उनकी काफी मदद होगी। और दोस्तों इस बात की तो कांग्रेसमैन किम भी सैम की काफी तारीफ करता है कि वाह तुमने तो आपदा को अवसर में बदल दिया और पब्लिक में अपनी इमेज भी अच्छी बना ली। मगर दोस्तों सैम उसके मुंह के सामने ही उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी इमेज तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मीडिया पोल में भी तुम्हारी रेटिंग बिल्कुल लो हो चुकी है, समझे तुम तो साइड ही हो जाओ। अब आगे दोस्तों पार्क को एजेंट वाई के नाम से एक मैसेज रिसीव होता है। एक मिनट दोस्तों, एजेंट वाई यानी कि एजेंट यून समझ गए, पर उसकी तो मौत हो चुकी है ना, तो क्या है पूरा सीन, रुकिए जरा बने रहिए वीडियो में। तो मैसेज में लिखा है कि उन मिसिंग टेप को ढूंढो, उनमें कांग्रेसमैन किम की 400 BC के सबूत हैं। इसलिए दोस्तों अगले दिन पार्क जूनियर मैनेजर के साथ प्रोसिक्यूटर बन के सैम के उस सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसे चर्च के फादर माइकल की बातें कुछ याद आती हैं और वो वहां पर रखे हुए पेंटिंग्स में से एक होली पेंटिंग को साइड से कट कर देता है और उस पेंटिंग के अंदर सैम के ऑफिस की 58th फ्लोर का ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों, और उसमें एक जगह पे उन 3 चाबियों की स्केच भी बनी हुई है, जिससे पार्क को कुछ ऐसा समझ में आता है दोस्तों जिसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगले सीन में जब सैम अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पार्क को अपने चेयर पर बैठकर मुस्कुराता हुआ देखकर बिल्कुल शॉक्ड। पार्क कहता है कि तुम्हें सीनियर मैनेजर ने धोखा दिया है, ये बात तो तुम अच्छे से समझ चुके होंगे वैसे अभी तक। देखो मैं यहाँ तुम्हें मारने वगैरह नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए आया हूँ ताकि हम मिलकर उस मिसिंग टेप को ढूंढ पाए। मगर दोस्तों सैम तो बिल्कुल इनोसेंट बिहेव करता है क्योंकि वो अब किसी और लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। वो कहता है कि मैं तो NIS के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ अपने ग्रैंडफादर के गलत काम को सही करने में, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर दोस्तों पार्क वहाँ से चला जाता है, मगर सैम सीनियर मैनेजर को बुलाकर उस पर पूरी तरह भड़क जाता है क्योंकि सीनियर मैनेजर ने तो कहा था कि पार्क का चैप्टर द क्लोज हो गया है, मगर यहाँ तो पार्क सही सलामत जेम्स का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है। अब ये सुनकर सीनियर मैनेजर पार्क से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम वापस आ जाओ, समझे। यहाँ पार्क ऐसी एक्टिंग करता है कि वो सीनियर मैनेजर को जानता ही नहीं और ये भी कहता है कि आप कौन से मिशन के बारे में बात कर रहे हो, NIS क्या होता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। बस दोस्तों इससे इरिटेट होकर सीनियर मैनेजर चला जाता है वहाँ से। दूसरी ओर जूनियर मैनेजर गोल्डफिंगर को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कांग्रेसमैन किम ने उसे एजेंट यून के कत्ल में फंसा दिया था और यहाँ गोल्डफिंगर की आंखों से कांग्रेसमैन किम की अच्छाई का पर्दा हट जाता है और अब वो किसी भी हालत में कांग्रेसमैन किम की बर्बादी देखना चाहता है, बर्बादी। इधर पार्क एक बार फिर से सैम से मिलता है और सीनियर मैनेजर से मिलने वाली बात बताते हुए कहता है कि देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ,
और वो सीनियर मैनेजर एनाइस को छोड़कर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो। मगर दोस्तों सैम को पार्क से बहुत डर लग रहा होता है, तो यहाँ से इसके बाद पार्क फिर से चर्च जाकर फादर माइकल से मिलना चाहता है, पर वहाँ उसे फादर नहीं मिलते। हाँ, उन्होंने एक ब्राइल लिपि में एक लेटर जरूर लिखा होता है, क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं दोस्तों। लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उन चीजों पे हाथ मत डालना जिसकी वजह से एजेंट यून की जान गई है, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन किम ने सैम के फाइनेंस डायरेक्टर को अगवा कर लिया है। वो उससे उन टेप्स के बारे में पूछता है, मगर वो डायरेक्टर बताता है कि मैं बस सैम के ग्रैंडफादर का फंड मैनेज करता था, मुझे टेप के बारे में कुछ नहीं पता। तब कांग्रेसमैन किम कहता है कि तुमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेराफेरी तो की है, उसे ही तुम्हें एक्सपोज करना होगा ताकि सैम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। सैम को जब अपने फाइनेंस डायरेक्टर के अगवा होने के बारे में पता चलता है तो वो पहले तो सीनियर मैनेजर को बुलाकर कहता है कि तुमसे जो बन पड़ता है करो, मगर किसी भी हालत में मेरे फाइनेंस डायरेक्टर को लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों उसे अब सीनियर मैनेजर पर यकीन नहीं होता कि वो ये काम कर भी पाएगा या नहीं, इसीलिए वो पार्क को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, जिसके बदले पार्क 5 मिलियन की डिमांड करता है ताकि उन पैसों से वो जेम्स का कर्जा चुका पाए। अब कॉल कट होते ही बेला पूछती है कि किसका कॉल था, तो वो झूठ कह देता है कि अरे ये कॉल तो जूनियर मैनेजर का था। मगर दोस्तों बेला पूरी तरह से कन्विंस नहीं होती, उसे लगता है पक्का झूठ बोल रहा है ये। अब अगले दिन जेम्स की टीम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार चर्च तो वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल था, हमें वहीं पे वेडिंग सीन शूट करना चाहिए। तभी दोस्तों इनका मैनेजर कहता है कि जब मैं टीजा का मैनेजर हुआ करता था ना, तो वो भी हर मंडे को उसे चर्च में जाया करती थी। और दोस्तों जब ये बात बेला से होते हुए पार्क तक पहुंचती है तो उसे अब टीजा पे शक होता है, क्योंकि मंडे को तो एजेंट यून उस चर्च में जाया करता था। इसके बाद हम सीनियर मैनेजर को सैम के फाइनेंस डायरेक्टर को पकड़ते हुए देखते हैं, मगर वो अपनी कार में बैठकर फरार हो जाता है। मगर दोस्तों जल्दी उस डायरेक्टर को समझ आ जाता है कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिर गया है, यानी वो सीनियर मैनेजर से तो बचकर भाग गया, पर उसकी कार का ड्राइवर पार्क होता है, तो अब वो उसके चंगुल में फंस गया है। दोस्तों पार्क डायरेक्टर को जूनियर मैनेजर के पास लेकर जाता है, जो कि उससे सैम के ग्रैंडफादर के बारे में पूछताछ करने के साथ साथ सैम के ऑफिस के 58th फ्लोर के बारे में भी पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई सीक्रेट रूम है। मगर डायरेक्टर बताता है कि ऑफिस के 50th फ्लोर को खुद सैम के ग्रैंडफादर ने डिजाइन किया था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, और जिसने उसे बनाया था उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए मुझे उस फ्लोर के बारे में कुछ नहीं पता। तब दोस्तों डायरेक्टर को NIS के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों कांग्रेसमैन किम उसे कबूल करने के लिए कहता है कि सुनो, तुम्हें ये कहना होगा कि तुम ही सैम और उसके फादर के इलीगल मनी को हैंडल करते हो। मगर दोस्तों ये सुनकर डायरेक्टर मुकुट जाता है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन किम आने वाले इलेक्शन के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रहा होता है, जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ हाथ भी मिलाता है। और दोस्तों यहीं पर चुपके से बैड एजेंट भी उससे हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ में कांग्रेसमैन किम को एक USB ड्राइवर देकर चला जाता है, जिसे प्ले करने पर किम को उसमें अपनी ही ऑडियो मिलती है, जिसमें वो कबूल कर रहा होता है कि एजेंट यून का कत्ल उसने ही करवाया। बस दोस्तों इससे तो कांग्रेसमैन किम बिल्कुल तिलमिला उठता है, वो गुस्से में अपना लैपटॉप वगैरह सब तोड़ देता है। अगले दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जिसमें वो अपने करप्शन स्कैंडल को कबूल करके मेयर के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेता है, और साथ ही हमेशा के लिए पॉलिटिक्स भी छोड़ देता है। अगले सीन में पार्क सैम से मिलकर वो सारे रिकॉर्ड्स उसके हवाले कर देता है जो फाइनेंस डायरेक्टर के पास होते हैं, और अब डायरेक्टर के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने सैम या उसके ग्रैंडफादर के इलीगल पैसों को मैनेज किया है, जिससे खुश होकर सैम उसको $5 मिलियन दे देता है। दोस्तों घर आकर पार्क उन पैसों को गौर से देखकर सोचता है कि अब क्या किया जाए। जेम्स के पैसे लौटाकर इनकी जिंदगी से गायब हो जाया जाए या फिर इनके साथ एक फैमिली मेंबर की तरह जिया जाए। और यहाँ दूसरी ओर सीनियर मैनेजर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो कि इतने लंबे वक्त के बाद टच में नहीं रहने की वजह से थोड़ा नाराज होती है दोस्तों, मगर फिर वो मान जाती है। और अगले सीन में सीनियर मैनेजर NIS के डायरेक्टर के पास अपना रेजिग्नेशन जमा कर देता है, जिससे डायरेक्टर काफी हैरान होते हैं कि मिशन को बीच में छोड़कर कहाँ। इस पे सीनियर मैनेजर कहता है कि NIS में और भी काबिल लोग हैं जो मेरे बिना ही सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, मैं NIS में रहना डिजर्व नहीं करता। इसके बाद दोस्तों पार्क को सैम के ऑफिस के 58th फ्लोर पर देखते हैं, जहां वो एक मशीन से स्कैन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नाकामयाब रह जाता है। तब वहां पर टीजा अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करते हुए एंटर करती है दोस्तों, और यहाँ वो पार्क को देखकर बिल्कुल हैरान, पर अपने हस्बैंड को वो इस बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि बड़े आराम से बात करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। और तब यहाँ पर रिवील होता है कि पार्क को जो मैसेज किया गया था एजेंट वाई के नाम से, वो किसी और ने नहीं बल्कि टीजा ने किया था दोस्तों।
और वो कोई आम मॉडल या सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक NIS एजेंट है दोस्तों। वो भी कोई ऐसी वैसी एजेंट नहीं, बल्कि घोस्ट एजेंट। मतलब समझ रहे हो आप, वो पार्क से भी एक लेवल ऊपर की चीज है। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है ये जानेंगे हम इस सीरीज के अगले पार्ट में, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन पिछले पार्ट में हमने देखा कि पार्क ने टीसा को कन्फर्म कर लिया कि वो भी एक घोस्ट एजेंट है। टीसा कहती है कि वाह यार, तुम मेरे अंदाजे से एकदम आगे निकल गए। मुझे पता तो था कि तुम मेरी आइडेंटिटी को पता लगा लोगे, लेकिन इतनी जल्दी ये पता नहीं था। इसके बाद एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि एजेंट यून ही टीसा का हैंडलर था। जब टीसा नई नई हीरोइन बनी थी ना, तब एजेंट यून ने उसको घोस्ट एजेंट बनने का ऑफर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ एक्टिंग में भी माहिर थी। इसीलिए वो अपने सब्जेक्ट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी, और उसे एजेंट यून ने सैम को सिड्यूस करके इन्फॉर्मेशन निकलवाने का मिशन दिया था। फिर प्रेजेंट में टीसा पार्क को बताती है कि जो टेप्स मिसिंग है ना, उसमें कांग्रेसमैन किम के अलावा कुछ ऐसी भी टेप्स हैं जिसमें फर्स्ट जनरेशन NIS एजेंट्स के रिकॉर्ड हैं, जो अगर रिवील हो गए तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। दूसरी ओर सीनियर और जूनियर मैनेजर दोनों एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, जहां सीनियर जूनियर को टीसा की सच्चाई बता रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जब मिशन के लिए सैम के नजदीक जा चुकी थी ना, तभी शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात जेम्स से हुई थी, और बहुत ही जल्दी दोनों प्यार में पड़ गए थे, जिससे जेम्स सैम के निशाने पर आ गया था, और सैम ने जेम्स की कार का एक्सीडेंट भी करवा दिया था। इससे हुआ ये कि टीसा को जेम्स की जान की फिक्र होने लग गई थी, तो उसकी जान बचाने के लिए उसने जेम्स को छोड़कर सैम से शादी कर ली थी। साथ ही उसने NIS भी उसी वक्त छोड़ दिया था, पर वो एजेंट यून और सीनियर मैनेजर की वक्त वक्त पर मदद करती रहती थी। दूसरी ओर दोस्तों, जेम्स और गोल्डफिंगर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी दौरान गोल्डफिंगर दो काम की चीज बताता है। पहली तो ये कि वो कांग्रेसमैन किम को बर्बाद करने के लिए जूनियर मैनेजर के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा ये कि जेम्स के पास 2 वुड कार्विंग है। अगर उसके पास तीनों वुड कार्विंग आ जाएंगी तो साथ में इनकी वैल्यू डबल हो जाएगी। यानी एक वुड कार्विंग तो अराउंड $2 मिलियन की है, तो 3 वुड कार्विंग की कीमत होगी $6 मिलियन। मगर तीनों साथ में अगर आ गई, मतलब तीनों वुड कार्विंग अगर एक साथ में आ गई, तो इसकी कीमत बढ़कर $12 मिलियन हो जाएगी। इसीलिए जब पार्क जेम्स को $5 मिलियन लौटाने आता है, तो वो लेने से मना कर देता है और कहता है डायरेक्ट पैसे लेने की जगह मैं 3rd वुड कार्विंग लेना पसंद करूंगा। पार्क कहता है कि ठीक है, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जेम्स कहता है कि अब तो मैंने इतना कुछ देख लिया है कि मेरा पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है, तुम टेंशन मत लो, बस 3री वुड कार्विंग दे देना मुझे। फिर जेम्स जब इस मिशन के बारे में पूछता है जिसमें गोल्डफिंगर जूनियर मैनेजर के साथ काम कर रहा है, तो पार्क कहता है कि ऐसा तो कोई मिशन नहीं चल रहा। इसके बाद दिखाते हैं तो कांग्रेसमैन किम अपना लक आजमाने के लिए सैम से मिलता है और कहता है कि पॉलिटिक्स से तो मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने स्टूडेंट डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना दो। पर दोस्तों सैम तो मुंह पे ही उसको मना करके जाने को कह देता है, और गुस्से में कांग्रेसमैन किम वहाँ से निकल भी जाता है। अब बाइक से अपना फेस वगैरह कवर करके गोल्डफिंगर उसका पीछा करता है। तभी दोस्तों पार्क गोल्डफिंगर को पकड़ लेता है और इन सब में पढ़ने से मना करता है। इधर सैम अपनी वाइफ टीसा को 58th फ्लोर के सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ से 58th फ्लोर में होने वाली एक्टिविटी की सारी रिकॉर्डिंग होती है। इसके बारे में आज तक सैम ने किसी को कुछ नहीं बताया था, पर स्टूडेंट्स डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वो टीसा को ही बनाने वाला था दोस्तों। अब आगे पार्क और जूनियर मैनेजर सैम के ग्रैंडफादर की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें एक राइफल की फोटो मिलती है जिसकी हैंडल पे ड्रैगन का डिजाइन बना होता है, जिससे ये लोग सैम के ग्रैंडफादर के एक प्राइवेट हंटिंग लैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ पर दोस्तों ये लोग खुद को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के एम्प्लॉइज बताते हैं, पर वहाँ पर जो गार्ड होता है वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और इनको अंदर भी नहीं जाने देता। कहता है कि 3 महीने पहले ही तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर सब कुछ छानबीन कर चुका है, फिर बार बार क्या है। और तब पार्क उसे एजेंट यून की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या यही वो एम्प्लॉय था। वो कहता है हाँ। जिसके बाद पार्क टीजा को कॉल करके बताता है कि हंटिंग लैंड में मिसिंग टेप्स नहीं है, क्योंकि एजेंट यून ने यहाँ की चेकिंग बहुत अच्छे से कर ली थी। तो टीजा बताती है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि सैम के ग्रैंडफादर सैम के लिए एक खास विल छोड़ कर गए हैं, जो कि एक पहेली के फॉर्म में है, इसलिए वो अभी तक सैम को समझ नहीं आई। दूसरी ओर दोस्तों कांग्रेसमैन किम काफी परेशान होता है। वो अपने कई पुराने साथियों को कॉल करता है, मगर कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता। इसलिए किम एक प्राइवेट बार में काफी सारे ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिसे सर्व करने के लिए एक वेटर आता है दोस्तों। पर पता नहीं कांग्रेसमैन किम को ये जाना पहचाना क्यों लगता है, लेकिन इस समय वो ज्यादा गौर नहीं करता उस पर। मगर दोस्तों हम उस वेटर को कांग्रेसमैन किम के टेबल के नीचे एक बग लगाते हुए देखते हैं। दरअसल वो वेटर कोई और नहीं बल्कि गोल्डफिंगर है, जिसने अपना हुलिया बदला हुआ है। उस बैग की मदद से पार्क कांग्रेसमैन किम की सारी बातें सुनता है दोस्तों। किम अपने कुछ आदमियों को सैम के बेटे को अगवा करने का ऑर्डर देता है,
जिससे वो सैम से सारी बातें मनवा ले। अगले दिन दोस्तों किम के आदमी सैम के बेटे को उसके स्कूल के बाहर से अगवा कर भी लेते हैं। अब उसके मिसिंग होने के बारे में जब सैम और टीजा को पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सैम अपने पीए को किसी भी हाल में अपने बेटे को ढूंढ कर लाने को कहता है और वो गुस्से में कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को अगवा किया उसे जान से मार दो। दूसरी ओर दोस्तों पार्क और जूनियर मैनेजर मिलकर गुंडों से सैम के बेटे को छुड़ा रहे होते हैं। फिर पार्क सैम को कॉल करके सारी बात बता देता है कि कांग्रेसमैन किम ने आपके बेटे को अगवा किया था। अभी आपका बेटा मेरे पास बिल्कुल महफूज है, मगर मेरे पास अभी भी कांग्रेसमैन किम को फंसाने का एक प्लान है। जब तक हम उसे अंजाम देते हैं तब तक आप टीजा को बच्चे को लेने के लिए भेज दो। दरअसल दोस्तों पार्क ने सैम के बेटे को जेम्स के पास रखवाया होता है, जो कि सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में बच्चे के साथ खेल रहा होता है। और जब वहाँ पर बेला आती है ना तो उसे लगता है कि जेम्स ने उसे अगवा कर लिया था, लेकिन फिर जेम्स क्लियर करता है कि अरे मैंने तो इसको बचाने की मदद की है। कुछ देर के बाद टीजा आती है और अपने बेटे को सही सलामत देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोस्तों उसको लेकर चले जाती है वहाँ से। दूसरी ओर सैम कांग्रेसमैन किम से मिलता है और उसके सामने लाचार होने की एक्टिंग करता है। किम भी अपना विश बताता है कि अब फाउंडेशन का चेयरमैन मुझे बना दो बस, साथ ही मुझे कंपनी का 51% शेयर भी चाहिए, तभी मैं तुम्हारे बेटे को आजाद करूंगा वरना उसे मार दूंगा। इसके बाद सैम रिमोट कंट्रोल से वॉल पर लगी हिडन कैमरा की वो रिकॉर्डिंग दिखाता है और फिर उसे अपने बेटे की अगवा करने और ब्लैकमेलिंग के लिए अरेस्ट करवा देता है। फिर दोस्तों सैम पार्क का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता है और कहता है कि मांगो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और तब पार्क पैसों की जगह थर्ड हुड कार्विंग मांग लेता है, जिसे सैम खुशी खुशी दे देता है दोस्तों। साथ ही वो पार्क को परमानेंटली अपने लिए काम करने को भी कहता है, पर पार्क इस ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट कर देता है। अब दोस्तों पार्क सैम के ग्रैंडफादर के विल को बड़े अच्छे से चेक करता है। काफी सोचने समझने के बाद विल की पहली को सुलझा भी लेता है। वो जूनियर मैनेजर के साथ सैम के 58th फ्लोर पे जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर के बड़े से पोर्ट्रेट के पीछे उसको एक सेफ मिलता है। जूनियर मैनेजर को लगता है कि सेफ की चाबी तो हमारे पास नहीं है, फिर ये खुलेगा कैसे? तब पार्क कहता है कि सैम के ग्रैंडफादर बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी थे। हमें जो तीनों वुड कार्विंग से चाबियां मिली थी उसे एक साथ करने पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले सीक्रेट रूम का लॉक खुलता है। वहीं उन्हें अलग अलग यूज करने पर ये सेफ खुलेगा। फिर वो तीनों चाबियों को सेफ के अलग अलग लॉक में लगाता है, जिससे दोस्तों सेफ खुल जाता है और अंदर उसे मिसिंग टेप्स मिलते हैं। फिर वो उन्हें जूनियर मैनेजर को सौंप देता है और इस तरह पूरा केस सॉल्व हो चुका है। मगर अभी तक पार्क को पता नहीं चला था कि उस ड्रैगन वाली राइफल का क्या चक्कर है। इसीलिए जूनियर मैनेजर सीनियर को उस राइफल की पिक सेंड करता है और कॉल करके उसके बारे में जानना चाहता है दोस्तों वो। लेकिन सीनियर मैनेजर जो कि अब इस जॉब से रिजाइन देने के बाद ट्रैकिंग एंजॉय कर रहा होता है, उसे एक ही झटके में तो याद नहीं आता कि राइफल का क्या चक्कर है, मगर वो मिसिंग टेप्स मिल जाने से बड़ा खुश होता है। इसके बाद जूनियर मैनेजर NIS के डायरेक्टर को कॉल करके सारी बात बताता है। वो टेप्स को एक बड़े बैग में डालकर एक खाली पार्क्ड कार में रखने को कह देता है। फिर जूनियर मैनेजर डायरेक्टर के बताए हुए जगह जाकर रोड क्रॉस कर रहा होता है और ये जगह बिल्कुल सुनसान होती है, मगर अचानक से एक ट्रक आता है और जूनियर मैनेजर को उड़ा देता है। दूसरी ओर पार्क बेला को उसके घर के बाहर बुलाकर उसे खुशखबरी देता है कि मेरा मिशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तभी दोस्तों उसे सीनियर मैनेजर का कॉल आता है, जो कुछ ऐसा कहते हैं कि पार्क के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सीनियर मैनेजर जब जूनियर को कॉल कर रहे थे तब वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। सीनियर मैनेजर उसको यही बताने के लिए कॉल कर रहे थे कि वो ड्रैगन वाली राइफल किसी और की नहीं बल्कि NIS के डायरेक्टर की है, जिससे दोस्तों पार्क सारा खेल समझ जाता है। इसके बाद पार्क जल्दी से जूनियर मैनेजर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। लेकिन दोस्तों जब एक्सीडेंट हुआ था जूनियर मैनेजर का तो वो टेप्स वाली बैग वहाँ से मिसिंग हो गई थी, पता नहीं किसने चुरा लिया। और अब पार्क को बड़ा गुस्सा आता है और वो जूनियर मैनेजर को इस हालत में पहुंचाने वाले को जान से मार देना चाहता है। इसलिए वो अपने घर पे स्नाइपर गन लेने के लिए जाता है, मगर वहाँ उसे जूनियर मैनेजर के साथ बिताए हुए मस्ती भरे पलों की याद आ जाती है, जिससे इमोशनल होकर वो बहुत ही रोता है। अगले सीन में NIS डायरेक्टर और सैम एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ डायरेक्टर कहता है कि अब मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। सैम तुम्हारी एज काफी कम है, इसलिए जब तक तुम सही एज के ना हो जाते तब तक मैं तुम्हारे इशारे पे प्रेसिडेंट पद संभालना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको पता है वो टेप्स इनके पास आ गई थी, जिसे जूनियर मैनेजर कहीं लेकर जा रहा था। अब उन टेप्स को जलाकर वो राख कर देता है, जिसमें NIS के फर्स्ट जनरेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं। दरअसल उसमें NIS डायरेक्टर का ही काला चिट्ठा था। NIS डायरेक्टर ने अपनी जवानी में बहुत सारे कांड किए थे, पता है। तो अगले दिन सैम के ग्रैंडफादर की मेमोरियल सेरेमनी होती है, वहाँ NIS के डायरेक्टर भी होते हैं। तो पार्क स्नाइपर गन से उन पर निशाना लगाकर बिल्कुल सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर जेम्स और बेला पहुँच जाते हैं। वो कॉल करके पार्क से बात करना चाहते हैं। पहले तो कुछ देर पार्क कॉल को रिसीव नहीं करता, पर जब वो कॉल रिसीव करता है तो जेम्स और बेला मिलकर उसको समझाते हैं कि देखो अभी कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा।
जूनियर मैनेजर अभी कोमा में है, उसकी सर्जरी चल रही है। वहीं उस पे एनआईएस का डेटा दूसरे देश को लीक करने का इल्जाम लगा हुआ है और इस चीज को लेकर सीनियर मैनेजर से भी लगातार पूछताछ चल रही है। अब ये सुनकर दोस्तों पार्क को पीछे हटना पड़ता है, पर वो डॉक्टर बैन बनकर जूनियर मैनेजर को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी हालत को देखकर पार्क को और गुस्सा आ जाता है। अब रात में जब एनआईएस डायरेक्टर अपनी डॉटर से मिलने के लिए सीक्रेट प्लेस पे आता है ना, तो वहाँ पार्क भी पहुंच जाता है। डायरेक्टर के तो होश उड़ जाते हैं उसको देखकर। वो कहता है कि देखो मेरी फैमिली को कुछ मत करना। तभी पार्क कहता है कि डरो मत, मैं किसी की जान लेने के लिए नहीं आया, मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम्हें लंबी जिंदगी मिले और उसे मैं नरक से भी बेहतर बना दूं तुम्हारे लिए। तुम मौत की भीख मांगो पर तुम्हें मौत नसीब ना हो। ये बोलकर पार्क तो चला जाता है, मगर डायरेक्टर कॉल पे अपने आदमियों को पार्क को देखते उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। दोस्तों इधर जेम्स और बेला पार्क के लिए काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो $5 मिलियन के साथ साथ तीनों वुड कार्विंग भी जेम्स के घर पर छोड़कर चला गया होता है। वो तो अब इनकी कॉल भी नहीं पिक करता, मगर अगले दिन ही पार्क इनके पास लौट आता है। दोस्तों वहीं एनआईएस के डायरेक्टर सैम से कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को फाउंडेशन का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे मैंने पास्ट में तुम्हारे इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए सेट किया था। जिसपे सैम हंसने लगता है कि नहीं, मेरी वाइफ एनआईएस एजेंट हो ही नहीं सकती, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ का जरा टेस्ट लो। इसलिए सैम अपनी वाइफ को जाकर बताता है कि तुम्हें पता है एनआईएस के डायरेक्टर ने जो अपने कारनामों की टेप जला दी थी ना, मैंने उसका कॉपी बना लिया था और अब उसका सारा काला चिट्ठा मेरी तिजोरी में एक यूएसबी ड्राइव में कैद है। फिर वो टीजा को बताता है कि कल मेरी एक लव टॉक शो होने वाली है, इसलिए तुम अकेले ही टाइम पर खाना खा लेना। ये बोलकर तो सैम खुद को बहुत होशियार समझ रहा था दोस्तों, पर टीजा उससे भी 4 गुना आगे निकलती है। वो सैम की आंखों को देखकर समझ जाती है कि ये पक्का सैम की कोई चाल है, इसलिए वो पेन ड्राइव को लेने का सोचती ही नहीं। फिर भी वो एनआईएस के डायरेक्टर से मिलकर उसे बताती है कि तुम्हारे टेप की मेरी हस्बैंड ने कॉपी बना ली थी, मैं चाहूँ तो वो तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, पर उसके बदले मुझे अपने और अपने बेटे के लिए एक फेक आइडेंटिटी चाहिए, जिसकी मदद से मैं दूसरे देश जाकर अपनी न्यू लाइफ शुरू कर पाऊँ। डायरेक्टर मान जाता है दोस्तों इसके लिए। दूसरी ओर जब सैम टॉक शो में जाता है तो देखता है कि शो में होस्ट बदल चुका है। दरअसल बेला ने रियल होस्ट के कॉफी में कुछ खोटा मिला दिया था, इसलिए वो बेचारा बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रहा होता है और उसकी जगह आज जेम्स होस्ट बना है। दोस्तों पार्क शूटिंग स्टाफ बनकर सैम के कपड़ों में माइक लगा देता है और फिर अपना चेहरा भी दिखाता है। उसको देखकर तो सैम समझ जाता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। पार्क कहता है कि माइक में बॉम्ब फिक्स है, इसलिए जेम्स जो भी सवाल करे उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं ये रिमोट दबा दूंगा और तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद टॉक शो शुरू होता है। सैम इसको एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करता है, ये कहते हुए मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। जेम्स जवाब देता है कि अगर आप मेरे फैन हैं तो आपने मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश क्यों की? आपने 2 बार मेरा एक्सीडेंट करवाया है। इन बातों को सैम हंसकर टालने की कोशिश करता है दोस्तों, मगर जेम्स बैड एजेंट का पेन निकाल कर ऑडियो प्ले करता है, जिसमें सैम का पीए बैड एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे जेम्स की मौत एक ब्रेक फेल का हादसा लगना चाहिए। और ये सारी चीजें लाइव जा रही होती हैं दोस्तों, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं। एनआईएस के डायरेक्टर भी ये चीज न्यूज में देखते हैं और जल्दी वहां से भागना चाहते हैं, पर तभी पार्क उनके लैंडलाइन पे कॉल करके टेबल के नीचे देखने को कहता है। पता है दोस्तों नीचे बॉम्ब होता है। पार्क डायरेक्टर से कहता है कि फोन रखना नहीं वरना ब्लास्ट हो जाएगा। इससे तो डायरेक्टर भी फंस जाता है, पर वो अपने फोन से अपने आदमियों को टेक्स्ट करता है, जिसमें वो एजेंट्स को भेजने को कहता है ताकि बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सके। दूसरी ओर सैम उस ऑडियो को फेक बोल देता है दोस्तों कि ये फेक है, और फिर कहता है कि अगर ये सच भी है तो मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको मेरे पीए से सवाल करना चाहिए ना कि मुझसे। अब जेम्स अगला सवाल करता है। सैम उसका भी गोल मटोल जवाब देता है दोस्तों, और तब पार्क उसे रिमोट दिखाते हुए याद दिलाता है कि सुनो तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। तभी सैम सारा इल्जाम मान लेता है, पर वो ये भी कहता है ये सब मैंने एनआईएस डायरेक्टर के दबाव में आकर किया, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। देखो मेरे पास यूएसबी ड्राइव भी है जिसमें उसके सारे काले कारनामों के सबूत हैं। अब ये देखकर तो दोस्तों डायरेक्टर की हालत और खराब हो जाती है। अब वो पागलों की तरह पार्क से मिन्नतें करता है कि ब्लास्ट करके सैम को खत्म कर डालो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। और उसे नहीं पता दोस्तों ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। प्रेसिडेंट के स्पेशल ऑर्डर से उसी वक्त डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। टॉक शो के खत्म होते ही सैम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारा झमेला खत्म हो जाने के बाद पार्क हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जूनियर मैनेजर को होश आ गया होता है। फिर अकेले में बेला पार्क से बहुत सारे सवाल करके ये जानना चाहती है कि वो बस एक टारगेट थी या सच में वो उसके लिए कुछ फील भी करता है। तो पार्क उसे हक करके अश्योर करता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में सैम और डायरेक्टर
दोनों इंटेरोगेशन के दौरान एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे होते हैं कि मैंने जो भी किया वो इसके कहने पे किया। दूसरी ओर दोस्तों बैड एजेंट भी अपने जुर्मों की सजा काटने के लिए जेल में आ चुका होता है। अब उससे जब कांग्रेसमैन किम को सैम और डायरेक्टर के बारे में पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा वो उनके साथ, उन्होंने मुझे जेल पहुंचाया था ना, अब खुद भी जेल का मजा चखो। इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि पार्क ने बैड एजेंट से वादा किया था कि मैं और बेला मिलकर तुम्हारी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखेंगे, तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट भी जारी रखेंगे। वहीं टीजा अपने सारे शेयर्स सैम के नाम कर देती है, फिर वो उसे डाइवोर्स पेपर्स भी दे देती है दोस्तों। और इधर सीनियर मैनेजर का प्रमोशन होता है और वहीं जूनियर मैनेजर को मेडल पहनाकर ब्रेवरी ऑनर दिया जाता है। पार्क को 2 महीने के लिए ऑफ दिया जाता है जिसमें वो एक नॉर्मल लाइफ बिताता है और अपने चाहने वालों का जीना हराम कर देता है, मतलब वो उनके साथ खूब मस्ती मजाक करके उनकी नाक पे दम कर देता है। सभी इतने इरिटेट हो जाते हैं कि कहने लगते हैं तुम ड्यूटी पे ठीक बिहेव करते थे, नॉर्मली तो तुम जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो। वहीं बेला के डैड एक पंडित से दिखवाकर उसकी शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं। दूसरी ओर सैम डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके टीजा को दे देता है, पर वो काफी उदास भी है, उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। टीजा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो डाइवोर्स पेपर्स फाड़ देती है दोस्तों और कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखते देखते पार्क की छुट्टियां खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब उसको एक नए मिशन पे जाना है दोस्तों। ये जानकर बेला का दिल बैठ जाता है, मगर वो जानती है कि पार्क का जाना कितना जरूरी है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, पर याद रखना मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी। फिर वो भारी मन से पार्क को अलविदा कर देती है। पार्क भी बहुत इमोशनल हो जाता है दोस्तों, पर बेला उसको हमेशा अपने साथ वो लकी चार्म कैरी करने को बोलती है ताकि उसे पता चल सके कि पार्क किस वक्त कहाँ पर है। पार्क भी उसको मान लेता है। पार्क के अगले मिशन पे जाने के बाद बेला और जेम्स उसे बहुत मिस करते हैं, पर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं दोस्तों। अब एक दिन जेम्स के पास एक चाइनीज डायरेक्टर आता है एक फिल्म का प्रोजेक्ट लेकर। वो जेम्स के घर पे वो तीनों वुड कार्विंग को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसका दोस्तों कोई बॉस है जो बहुत ही पैसे वाला है, उससे वो वुड कार्विंग्स चाहिए, इसलिए वो जेम्स को उसकी कीमत लगाने को कहता है। पर जेम्स बड़ा इमोशनल होकर कहता है कि ये मेरी फैमिली की निशानी है, इसे मैं बेच नहीं सकता, अच्छा होगा कि हम सिर्फ फिल्म के बारे में डिस्कस करें। दूसरी ओर बेला के डैड को पार्क की बड़ी चिंता हो रही होती है, इसलिए जूनियर मैनेजर उनको ये कह देता है कि सुनिए पार्क व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए गया हुआ है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये बात बेला को जब पता चलती है तो वो हंसती है। वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि पार्क का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है और उसे 2 हफ्ते की छुट्टियां मिली है जो वो बेला के साथ बिताने के लिए निकल पड़ता है। वहीं बेला भी अपने फोन में पार्क की लोकेशन को अपने करीब आते हुए देखकर बेहद खुश होती है। और इसी खुशी के साथ दोस्तों अलविदा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज खत्म हो जाती है। बाकी लेकर आते हैं एक और नई सीरीज को, तब तक ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है।